तो गाइज ये एसबीआई पीओ मेंस मैथ का डर जिन्होंने भी बनाया है उसको आज मैं सच दिखाऊंगा। ठीक है कि एसबीआई पीओ मेंस मैथ का क्वेश्चन एक्चुअल में क्या इतना टफ होता है या एक्चुअली ये बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत डर रहे हैं कि एसबीआई पीओ मेंस मैथ का बहुत खतरनाक लेवल आता है। तो भाई मैं आपको प्रीवियस ईयर जो एसबीआई पीओ मेंस का है उसके आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब खुद बताना कि क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट है जितना हवा बनाया जा रहा है। ये कोचिंग सेंटर वाले, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे वेबसाइट है बोल रहे हैं, और ये मॉक्स वाले जो इतना खतरनाक क्वेश्चन मेंस में दे रहे हैं, क्या सच में ऐसा लेवल आता है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वैसा आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन रहता है वही लेवल आएगा ना। तो आज मैं जितने एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जितने वेराइटी के डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन और भी जो न्यू पैटर्न है सब प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना और फिर डिसीजन लेना कि क्या सच में एसबीआई पीओ मेंस मैथ से डरने की जरूरत है या क्वेश्चन बनेंगे और आराम से बनेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो इसमें क्या कह रहा है। तो गाइज इस क्वेश्चन में कह रहा है ना, एप्पल पाई ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर हैज टू कट इनटू एक्स आइडेंटिकल पीस। मतलब एक एप्पल पाई है जिसका रेडियस आर है, उसको एक्स आइडेंटिकल पीस में काट दिया गया। ठीक है, और एरिया ऑफ ईच पीस, मतलब सारे जो पीस है, जितना एक्स पीस है उसका जो एरिया कितना है भाई, टोटल 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब कह रहा है बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड, मतलब बाद में ऐसा पाया गया कि 50% ऑफ पाई वाज रोटन। मतलब बाद में ऐसा पाया गया कि 50% जो पाई था वो क्या था, खराब था। सो द रिमेनिंग 50%, अब जो बचा 50% जो अच्छा है उसको x-3 पीसेस में कट कर दिया गया विथ एरिया ऑफ 0.616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑफ ईच पीस। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आने से पहले सबसे आप थोड़ा सोचो कि टोटल एरिया ऑफ एप्पल पाई क्या है भाई। जो टोटल एरिया ऑफ एप्पल पाई क्या हो जाएगा, देखो एक्स पीसेस है ना, टोटल टोटल कितना पीसेस है मेरे भाई, एक्स पीसेस है। ठीक है, एक्स पीसेस है ना, नंबर ऑफ एक्स आइडेंटिकल पीसेस सब सेम है, और ईच पीस का एरिया 0.77 है। तो मतलब एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 0.77 हो जाएगा ना टोटल एरिया, क्योंकि एक्स आइडेंटिकल पीस है और सबका एरिया जो है 0.77 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में होपफुली आ गया होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 50% जो सेब था वो क्या था, खराब था। तो मतलब बचा हुआ जो 50% था वो उसको कितना, x-3 पीस में बांट दिया गया है। तो बचा हुआ पीस का क्या भाई एरिया हो जाएगा, देखो x-3, और बचा हुआ जो पीस है उसका कितना एरिया भाई, 0.616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये तो 50% है ना भाई, तो अगर इसको आप दुगुना कर दोगे तो ये फुल एरिया किसके बराबर आना चाहिए, x इंटू 0.77 के इक्वल आएगा कि नहीं। क्योंकि देखो ये टोटल एरिया ऑफ एप्पल पाई है और ये 50% का मतलब जो सही है उसका एरिया, तो इसको अगर 2 से कर देंगे तो 100% का आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग इक्वेट कर देंगे, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ, तो गाइज यहाँ से अगर x कैलकुलेट करोगे आप तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना सिंपल है भाई। अगर आप थोड़ा इसमें x का 8 वैल्यू रखोगे तो ये मतलब वही होगा, सेम रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन आपको ये हार्ड लगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि टोटल एरिया ऑफ एप्पल पाई पता है, अब उसको क्या है x-3 पीसेस में बांटा गया है, बचा हुआ जो 50% है, क्योंकि आधा सेब खराब था तो उसको दुगुना कर दिए तो टोटल एरिया आ गया ना, इसको इक्वेट कर दिए ओरिजिनल एरिया से, तो x का वैल्यू निकल गया। मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्ट में एक्स आइडेंटिकल पीसेस में बांटा गया था ना उस एप्पल पाई को, तो कितना एप्पल पाई था भाई, 8 पीसेस में बांटा गया। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके जो दो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो गाइज अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द सरकमफेरेंस ऑफ ओरिजिनल पाई। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, एप्पल पाई का रेडियस क्या है भाई, आर है, और उसको एक्स इक्वल पार्ट में बांटा गया है जिसका ईच का एरिया 0.77 है। ठीक है, मतलब जो एप्पल पाई है उसका टोटल एरिया मुझे पता है ना पहले से ही। तो देखो एरिया ऑफ द पाई क्या है भाई, एरिया ऑफ द पाई जो एप्पल पाई है उसका एरिया क्या है, टोटल 8 पीसेस में उसको बांटा गया है, पता चल गया ना कि टोटल 8 पीसेस है, और ईच पीस का एरिया 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द पाई। अब जो एप्पल पाई है उसका रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा, एप्पल पाई तो सर्कुलर होगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर होगा ना। एरिया ऑफ द पाई एप्पल पाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 इंटू 0.77 के। तो पाई का वैल्यू यहाँ से लिख लो 22/7 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 इंटू 0.77। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपका रेडियस है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 1.4 बोल सकते हो। तो हमको सरकमफेरेंस पूछ रहा है ओरिजिनल पाई का, तो एप्पल पाई सर्कुलर शेप में है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा भाई उसका, 2 इंटू पाई इंटू आर हो जाएगा ना। 2 पाई आर होता है ना रेडियस ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, तो एप्पल पाई सर्कुलर शेप में है तो ये 44/7 गुना 7/5 हो गया ना।
तो कितना हो गया ये? 8.8 हो गया। मतलब सरकमफेरेंस जो है एप्पल पाई का, वो क्या है? 8.8 है। यानी अगर इसको ऐसे ही लिखोगे तो क्या होगा? 44/5 भी बोल सकते हो ना? तो इसमें क्या हो जाएगा गाइज? इसमें जो है मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ई क्या हो जाएगा? आंसर। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है भाई, ये आपका रियल मेंस लेवल का क्वेश्चन है एसबीआई पीओ का, और बिल्कुल भी इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बेसिक सा मतलब सरकमफेरेंस पूछ रहा है सर्किल का, एप्पल पाई तो सर्कुलर शेप में होता है। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई लास्ट क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? इफ इनिशियली इंटायर पाई वुड हैव बीन कट इनटू x+3 आइडेंटिकल पीसेस। मतलब अगर स्टार्ट में जो एप्पल पाई था, अब x का वैल्यू तो हमको पता है 8+3, मतलब अगर इसको 11 आइडेंटिकल पीस में अगर कट करता, तो व्हाट वुड हैव बीन एरिया ऑफ ईच पीस। तो ईच पीस का एरिया क्या होता? ठीक है, तो गाइस देखो, टोटल जो एप्पल पाई है, टोटल एप्पल पाई का एरिया कितना है भाई? वो तो हमको पता है ना। 8 आइडेंटिकल पीसेस में इसको बांटा गया था, और सबका एरिया कितना था? 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ईच पीस, यहाँ टोटल 11 पीस का कह रहा है, ईच इंडिविजुअल पीस का कितना एरिया होगा? ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगा भाई? रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? ईच पीस का, मतलब ये जो 11 पीस है सबका इंडिविजुअल एरिया क्या हो जाएगा? 8 × 0.77 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? इसको आप सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो 11 पीस है सबका इंडिविजुअल एरिया क्या है? 0.56। तो देख लो कितना इजीली बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा? बी विल बी द आंसर। तो गाइस देखो, पहला जो 3 क्वेश्चन था सेट, ये कैसलेट पे इतना मेंसुरेशन था, ये तो हंसते खेलते बन गया। चलो अब और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो गाइज पहले 3 क्वेश्चन को तो हम लोगों ने हंसते खेलते सॉल्व कर लिया मेंस का। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइम एंड वर्क पे आपका एक डाटा दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये भी कितना इजी वे में बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को भी आप कितना इजीली बना सकते हो, ये देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या दिया गया भाई? गिवन इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपुल रिक्वायर्ड फॉर 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड इन वेरियस डे। तो मतलब एक प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट है, ए बी और सी। ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ वर्कर है और कितना दिन लेता है काम खत्म करने में, ये दिया गया। ठीक है, तो केस 1 है और केस 2 है, तो बेसिकली दोनों में नंबर ऑफ वर्कर है और कितना दिन लेता है वो है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है ना, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन आप थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना कि एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकल जाएगा मेरा। कैसे निकलेगा भाई? और जेड और एम में रिलेशन भी निकल। तो गाइज अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला, तो उसमें क्या होता था हमारा? जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होता था, ठीक है, नंबर ऑफ मैन, और जितना वो दिन लेता था काम करने के लिए और जितना वो घंटे काम करता था, और डिवाइडेड बाय टोटल वर्क जो था, ये हमेशा क्या होता था? कांस्टेंट होता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला या चेन रूल भी बोलते थे। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ आवर नहीं है और वर्क क्या है? अगर सेम वर्क रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? अगर वर्क सेम रहेगा तो मैन, नंबर ऑफ डेज, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कब ऐसा होगा? जब वर्क सेम है। ठीक है, तो इस केस में देखना भाई कि प्रोजेक्ट ए है मेरा, वर्क तो सेम है, तो ये जो दोनों है, प्रोडक्ट दोनों का इक्वल होना चाहिए कि नहीं? दोनों केस के लिए मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन, एक्स पर्सन है, 88 डेज में काम खत्म करता है, ये जो टोटल वर्क है ये इक्वल किसके हो जाएगा? x+8 पर्सन है जो 66 डेज में काम करता है, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप फटाफट देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा? 22x जो है ये 8 × 66 हो जाएगा ना। देखो यहाँ से जो है मेरा कितना हो जाएगा? 22 से 3 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 24। तो देख रहे हो कितना सिंपल वे में हम लोगों ने x क्लियर कर लिया। अब देखो फिर से हम लोग देखते हैं, जो सेकेंड प्रोजेक्ट बी है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितना है? y है, और ये कितना दिन वर्क करता है? y-1 डेज। ये इक्वल हो जाएगा ना। दूसरा केस में कितना पर्सन है? y+6 है, और ये कितने दिन में काम खत्म करता है? y-6 में। तो दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होगा ना। नंबर ऑफ मैन वर्किंग फॉर नंबर ऑफ डेज, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ वर्क सेम है, प्रोजेक्ट भी तो सेम रहेगा ना दोनों ये केस में, केस 1 और केस 2 में। ठीक है, तो यहाँ से फटाफट y का वैल्यू निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा? y² माइनस वाई इज इक्वल टू y² माइनस 36, a प्लस बी इंटू a-b है। ठीक है, तो y² चला गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 36। तो देख रहे हो एक्स वाई का वैल्यू तो हमको आसानी से निकल गया। अब तीसरा केस में देखते हैं, प्रोजेक्ट सी में। देखो प्रोजेक्ट सी में क्या है? नंबर ऑफ पर्सन जेड² है और कितना दिन लेता है? 75 दिन। ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर कितना है? m², और ये कितना दिन लेता है? 108। ठीक है, तो यहाँ से देखो जेड जो है मेरा कितना आ जाएगा? जेड² बाई m² कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा ना 36/25, 36/25 हो जाएगा। यानी जेड बाई एम क्या लिख सकते हो आप? ये 6/5 हो जाएगा। तो यानी जेड और एम में रिलेशन आ गया ना मेरा। यहाँ से जेड कितना हो जाएगा? 1.2 टाइम्स एम। तो इसको भी लिख लेते हैं।
आगे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है इसको यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है? उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने जेड और एम में रिलेशन निकाल लिया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, वाई का वैल्यू निकाल लिया इजीली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इन टीम पी टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 0.z इंटू 2m, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय टीम पी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट सी। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रोजेक्ट जो है मेरा सी है, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है भाई, नंबर ऑफ वर्कर कितना है, इसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये कितना दिया गया है भाई, ये है ना, ये आपको कितना दिया गया है, 0.5z इंटू 2m दिया गया है। ठीक है, अब देखो z का वैल्यू तो हमको पता है ना 1.2m है, तो इसको लिख लेते हैं 0.5 इंटू 1.2 इंटू m लिख लेते हैं इंटू 2m। ठीक है, तो देखो 0.5 इंटू 2 तो 1 हो गया, तो यानी ये क्या लिख सकते हैं, इसको नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा, 1.2 m स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इतना नंबर ऑफ वर्कर हो गया प्रोजेक्ट सी में। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है ये कितना दिन लेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बाई मतलब टीम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट सी, सी प्रोजेक्ट में को फिनिश करने में ये कितना दिन लेगा। तो रिक्वायर्ड डेज क्या हो जाएगा भाई, कितना दिन लेगा, टोटल वर्क कितना है, देखो टोटल वर्क कितना है, ऊपर जाओ थोड़ा, सी जो था प्रोजेक्ट सी में टोटल वर्क यही है ना, एम स्क्वायर इंटू 1 108, यही है ना भाई। प्रोजेक्ट सी में टोटल वर्क कितना, नंबर ऑफ वर्कर इंटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, यही होता है ना टोटल वर्क। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना, एम स्क्वायर इंटू 108। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर कितना है भाई, 1.2 एम स्क्वायर है, उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा ना। तो एम स्क्वायर ये कितना हो गया, 90 डेज आ गया ना, मतलब जो है प्रोजेक्ट सी को 90 डेज में फिनिश कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ 64 पीपल वेयर वर्किंग फॉर प्रोजेक्ट ए देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो प्रोजेक्ट ए जो है मेरा, कह रहा है इसमें 64 लोग काम कर रहे हैं। तो अब देखो टोटल वर्क तो हमको पता है ना, नंबर ऑफ वर्कर एक्स पता है, तो इंटू 88 यही हो जाएगा ना टोटल वर्क। तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स का वैल्यू कितना है 24 है, इंटू 88 ये क्या हो गया, टोटल वर्क मैन डेज। ठीक है, और कह रहा है कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा, 64 लोग अगर वो प्रोजेक्ट ए पे काम करे, तो 64% से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखो ये 44 हो गया, ये 32 हो गया, ये 8 या 24, 8 चौके 32 और ये 11, यानी कितना हो गया, 64 पीपुल 33 डेज में क्या करेगा, प्रोजेक्ट ए को फिनिश कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। देख रहे हो कितना इजीली बन रहा है, ये है आपका एसपीआईपीओ मेंस का लेवल। ठीक है, तो गाइस इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है 0.5 वाई पीपल वर्क ऑन प्रोजेक्ट बी फॉर 10 डेज। ठीक है, प्रोजेक्ट बी पे कितना लोग काम कर रहा है, 0.5 वाई। अब देखो वाई का वैल्यू तो 36 है, यानी कितना हो गया, 18 लोग काम कर रहा है प्रोजेक्ट बी पे, कितने दिन के लिए, 10 डेज के लिए। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, देन 0.5 वाई मोर पीपल ज्वाइन द प्रोजेक्ट, इसके बाद 18 और लोग ज्वाइन कर लेता है, यानी 36 लोग हो गया। ठीक है, तो कह रहा है देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट बी जो है मेरा कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट बी में आप ये तो पता कर सकते हो ना, टोटल वर्क कितना है, वाई का वैल्यू पता है हमको। ठीक है, वाई इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना है 36 है ना। तो कितना हो जाएगा आपको, टोटल वर्क कितना हो जाएगा प्रोजेक्ट बी के केस में, वाई इंटू वाई माइनस। तो गाइस जिस केस में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वाई इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना है 36 है, और वाई माइनस 1 कितना होगा 35 हो गया। तो टोटल वर्क ये हो गया ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, ये मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, और स्टार्ट में कितना लोग था, 18 लोग था, तो 10 दिन के लिए काम किया। अब 18 लोग है, 18 पर्सन है, और ये 10 दिन के लिए काम करता है। ठीक है, 10 दिन के लिए काम करता है, मतलब टोटल ये कितना वर्क कर लेगा भाई, टोटल 180 वर्क, इतना यूनिट वर्क कर लेगा ना। ठीक है, तो यानी अब रिमेनिंग वर्क मेरा कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क मेरा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ना 36 इंटू 35 माइनस 180, यही हो जाएगा ना। अब ये रिमेनिंग वर्क कितना लोग करता है भाई, अब 36 लोग कर रहा है ना, क्योंकि 18 लोग बढ़ गया है। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, कितना डेज में ये रिमेनिंग वर्क फिनिश होगा भाई, ये हो जाएगा ना 36 गुना 35 माइनस 180/36, यही हो जाएगा ना। तो मतलब रिमेनिंग वर्क मेरा कितना दिन में फिनिश होगा भाई, तो भाई 36 गुना 35 कर लो, कितना हो जाएगा, फटाफट कर लो, 18 18 3 9 1 10। ठीक है, 0 8 8 16 1260। ठीक है, 1260 में 180 घटा दो फटाफट, कितना हो जाएगा, ये 1080 हो जाएगा ना। तो 1080/36 कितना हो जाएगा 30, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है 30 डेज में फिनिश हो जाएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है टोटल कितना दिन लगा प्रोजेक्ट बी को कंप्लीट करने में। तो देखो 18 आदमी पहले 10 दिन के लिए काम करता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा भाई, पहले 10 दिन उसको भी काउंट करेंगे ना,
पहले 10 दिन जो 18 लोग काम करता है उसको भी काउंट करेंगे, और फिर जो है 36 लोग काम करता है, 18 और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो कितने दिन में फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क को? 30 दिन में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा मेरा? 40 डेज। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपके टाइम एंड वर्क के मेरे चैनल पे वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बन जाता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? बी 40 डेज विल बी द आंसर। तो देख रहे हो, ये फिर भी इजीली क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था? बस टोटल नंबर ऑफ जो मैन इंटू नंबर ऑफ डेज वर्क करता था उसको हमको प्रोडक्ट इक्वलाइज करना था, चेन रूल और वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला से। ठीक है, उससे एक्स का वैल्यू पता चल गया, वाई का वैल्यू पता चल गया, और जेड और एम में रिलेशन पता चल गया। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो गाइज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। गिवन ग्राफ सोच पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लैंड एरिया इन 4 डिफरेंट विलेज ए बी सी डी इन द ईयर 2001। मतलब 2001 जो साल है उसमें ए बी सी डी 4 विलेज है, तो उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर और लैंड एरिया किलोमीटर स्क्वायर वो दिया गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो नोट में दिया गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है भाई? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बाय लैंड एरिया। ठीक है, और जेंडर रेशियो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ विलेज इनटू 100। मतलब जितना मेल है उसको डिवाइड करेंगे जितना फीमेल इनटू 100, तो जेंडर रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है भाई। मेंस लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो अब क्या करोगे भाई? आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे? सबसे पहले विलेज लिख लोगे इधर। ठीक है, क्या है मेरा विलेज? ए है, बी है, सी है, और क्या है मेरा? डी है। यही है ना, 4 ही विलेज है ना। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले तो लिखेंगे ना पॉपुलेशन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? लैंड एरिया, मतलब कितना उसका एरिया है, लैंड एरिया क्या है भाई, ये लिख लेंगे। तो ए को देखो ध्यान से, तो ए का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना भाई? 300 है। ठीक है, और इसका लैंड एरिया कितना है भाई? लैंड एरिया जो है इसका 20 है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे देख लोगे। ठीक है, अब जो हमारा बी है, बी का देखोगे ध्यान से, तो इसका क्या है भाई? इसका पॉपुलेशन डेंसिटी तो इजी है, 400 है, लेकिन ये ध्यान से देखना कि इसका लैंड एरिया क्या है। अब देखो ये जो है 6 है, क्योंकि ये जो 5 खाना बना हुआ है और ईच खाना एक का है, तो ठीक है, तो यहाँ बी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका लैंड एरिया कितना है? 6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब सी का देखते हैं। तो सी का देखोगे तो ये तो मुझे पता है पॉपुलेशन डेंसिटी 500 है, लेकिन ये ध्यान से देखना लैंड एरिया कितना है इसका भाई? इसका जो है 6 7 8 है, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा डी है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 300 है, और जो है आपका ये लैंड एरिया कितना है इसका? 11 या 12 यानी 12 है। ठीक है, तो ये हम लोग नोट कर लेंगे। एक और बात देखना कि टोटल पॉपुलेशन जो विलेज का है वो क्या होता है? ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू लैंड एरिया। ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर लैंड एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या पता चल जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन क्या है विलेज का। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, तो यानी टोटल पॉपुलेशन भी लिख ही लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 300 गुना 2 6000, यानी विलेज ए का पॉपुलेशन 6000 है, और विलेज बी का कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 3600। तो सिंपल वे में डाटा कलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइज अब देखो हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए हैं कि विलेज ए बी सी डी का पॉपुलेशन डेंसिटी, लैंड एरिया और टोटल पॉपुलेशन क्या है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है फाइंड जेंडर रेशियो ऑफ विलेज ए इफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द विलेज ए इज 2400। तो विलेज ए का मुझे टोटल पॉपुलेशन पता है कितना भाई? यहाँ से देखो 6000 है ना, 6000 टोटल पॉपुलेशन है, यानी इसमें दोनों है, मेल और फीमेल है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें फीमेल कितना है भाई? 2400 है। 2400 फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा? मेल 3600 हो जाएगा ना, 3600 मेल है। तो कह रहा है जेंडर रेशियो क्या होगा? अब देखो जेंडर रेशियो तो मुझे पता है ना, टोटल नंबर ऑफ मेल बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंटू 100 होता है। तो जेंडर रेशियो क्या हो जाएगा मेरा? जेंडर रेशियो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मेल 3600 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल 2400 है इंटू 100, यही हो जाएगा ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 12 36, 12 दूना 24, 2 से चला गया 50, यानी जेंडर रेशियो कितना हो जाएगा विलेज ए का? 150। तो कितना सिंपल है, तो क्या हो जाएगा? 54 का बी विल बी द आंसर। तो ये है भाई आपका एसबीआई पीओ मेंस का रियल लेवल। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2026 में भी आएंगे। ठीक है, अब आते हैं गाइस इसके सेकंड क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड सी आर इक्वल। मतलब देखो ए और सी विलेज में टोटल पॉपुलेशन कितना है ये तो मुझे पता है ना, तो उसको लिख लेते हैं। 6000 और 4000 है, ये टोटल पॉपुलेशन 6000 है और ये 4000 है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है फीमेल पॉपुलेशन जो है वो दोनों में इक्वल है, तो मान लेते हैं इसमें एक्स फीमेल पॉपुलेशन है, तो इसमें भी क्या होगा? एक्स ही होगा। तो यानी जो मेल पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा? 6000 माइनस एक्स हो जाएगा विलेज ए में, इतना ही मेल हो जाएगा ना, और इसमें मेल कितना हो जाएगा? 4000 माइनस एक्स मेल हो जाएगा ना। तो ये पता चल गया। अब कह रहा है जेंडर रेशियो ऑफ विलेज ए इज 125 मोर देन दैट ऑफ विलेज सी।
मतलब विलेज ए का जेंडर रेशियो यानी टोटल नंबर ऑफ मेल, ये तो 6000 माइनस एक्स है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंटू 100 जो है, और सी का क्या हो जाएगा, जेंडर रेशियो 4000 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये हो जाएगा ना। कह रहा है विलेज ए का जो जेंडर रेशियो है सी से कितना ज्यादा है भाई, जेंडर रेशियो विलेज 125 मोर देन दैट ऑफ विलेज सी, तो विलेज सी से 125 ज्यादा, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से फटाफट एक्स का वैल्यू निकाल लो भाई, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना तो एक्स का वैल्यू 1600 आ जाएगा। तो मतलब क्या, मुझे 1600 पता चल गया ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज सी। तो विलेज सी में कितना मेल है भाई, 4000 माइनस एक्स है ना, तो यानी एक्स का वैल्यू तो 1600 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा ना। मतलब विलेज सी में कितना मेल है भाई, 2400 है। तो देख रहे हो कितना सिंपल वे में बन गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज इस क्वेश्चन, इस डीआई जो है इसके लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है इन 2001 द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी टू दैट ऑफ ई इज 1:4। तो गाइज इसमें क्या कह रहा है, मेरा जो विलेज आपको बी और ई का पॉपुलेशन है 1:4 है। ठीक है, तो देखो हमको तो पता है ना विलेज बी का पॉपुलेशन कितना है भाई, 2400 है 2001 में, ये 2001 का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो 2001 में तो मुझे बी का पॉपुलेशन पता है कितना है, 2400 है। और ई का पॉपुलेशन तो अब पता चल जाएगा ना इजीली, ई का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2400 गुना 4 कितना हो जाएगा, 9600। मतलब विलेज ई जो है इसका पॉपुलेशन 9600 है। ठीक है, इफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ई इंक्रीजेज बाई 50% इन 2010 देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ई इन 2010। ठीक है, तो देखो ई का जो पॉपुलेशन है ये कितना से इंक्रीज हो रहा है भाई, 50% से। मतलब ई का जो 2010 में पॉपुलेशन है वो जो इसका 2001 में है उससे कितना ज्यादा है भाई, 50%, यानी 150/100 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, यानी ये कितना हो गया, 4800 हो गया। तो यानी ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 14400 हो गया। ठीक है, तो 2010 में ई का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 14400। ए विल बी द आंसर। तो गाइज क्या ये क्वेश्चन आपको इतना हार्ड लगा, देखो ये होता है रियल एसबीआई पीओ मेंस का, 2019 में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। और जो है बहुत जगह कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप लोग करते रहते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको जो ये एसबीआई पीओ मेंस का लेवल कितना इजी होता है एक्चुअल में, और बच्चे डर के डिमोटिवेट होकर एग्जाम देने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी लेवल का क्वेश्चन आपको इस बार भी आएगा एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन में। तो जो भी कोचिंग वाले या टीचर आपको डरा रहे हैं, खतरनाक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहो। मैं कहता हूँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं हो जाओ अगर लेंथी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बने तो। ठीक है, क्योंकि रियल जो क्वेश्चन है इसी तरह के रहते हैं, कंसेप्चुअल और कॉमन सेंस लगाने वाले। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन में इतना क्या बहुत, तो ये क्वेश्चन में गाइज आपको बस कॉमन सेंस यूज करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो गाइज चलो इसके जो और क्वेश्चन है एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर के मेंस के, सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करते हैं। आज इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में मैथ में अच्छा स्कोर करो ही करो। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक कैसलेट दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लेवल का, लेकिन जिसने मेरे प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी जो 2 घंटे की है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो नहीं भी मतलब प्रोबेबिलिटी जिनकी मजबूत है वो भी इस वीडियो को देखना, और फिर मुझे बताना कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं भाई। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। गिवन इन्फॉर्मेशन दिया गया है भाई। अब कह रहा है जिसमें 4 इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, बैग एक्स देयर आर टोटल 30 रेड एंड ग्रीन बॉल्स। तो देखो बैग एक्स है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है, बैग एक्स है। तो इसमें जो है टोटल कितना बॉल है भाई, इसमें रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है। ठीक है, रेड है और ग्रीन है। टोटल इसमें कितना है, 30 बॉल है। ठीक है, अब कौन कितना है ये नहीं दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए रेड एंड ए ग्रीन बॉल आउट ऑफ टोटल इज 40/87। अब कह रहा है इसमें से एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल चुनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है भाई, 40/87 है, ये दिया गया है। ठीक है, तो अब कहता है नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग इज ए। ठीक है, तो देखो अगर इसमें रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ए है, तो मतलब ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा भाई, 30 - ए हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होगे ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से अगर हम लोग एक रेड बॉल निकाले और एक ग्रीन बॉल निकाले, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 40/87 है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम ए में से एक बॉल सेलेक्ट करें तो बचा हुआ मेरा 30 - ए ही बच जाएगा ना, उसमें से हम लोग दूसरा बॉल सेलेक्ट करेंगे ना,
तो वो क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल कितना बॉल है, 30 है, 30 में से हम लोग कितना बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक रेड और एक ग्रीन, यानी टोटल 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी दिया गया है 40/87, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट करके निकालोगे ए के लिए वैल्यू, तो मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू है ये आ जाएगा 10 और 20, दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो दो वैल्यू आ गया, तो अब इसमें दोनों केस लेके हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो एक केस में क्या होगा, मान लेते हैं मेरा जो है A10 है, ठीक है। A10 का मतलब क्या हुआ, देखो ए तो मेरा रेड बॉल है ना, मान लो A10 रेड बॉल है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बचा हुआ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ ग्रीन बॉल हो जाएगा ना। एक ये केस है, और एक दूसरा केस में जो है A20 है, मतलब रेड बॉल कितना है मेरा, रेड बॉल 20 है, तो ग्रीन बॉल कितना है भाई, ग्रीन बॉल 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा केस सही है। तो ये कैसे देखेंगे भाई, तो देखो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि बी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर टेकन एंड आफ्टर पेंटिंग इट रेड प्लेस्ड बैक बैक इनटू द बैग एक्स। तो कह रहा है कि इस बैग एक्स से जो है बी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उसको रेड पेंट करके फिर से इस बैग में रख दिया जाता है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना कि अभी बैग में मेरा कितना ग्रीन बॉल है भाई, 20 है, ठीक है। कितना ग्रीन बॉल है, 20 है। अब इसमें से अगर हम लोग बी जो है ग्रीन बॉल में, अगर बी ग्रीन बॉल निकाल लेते हैं, ठीक है, इतना निकाल लेते हैं, तो अब इसमें ग्रीन बॉल कितना बचा, ये माइनस कर देते हैं, तो अब इसमें ग्रीन बॉल कितना बचा, 20 माइनस बी बचेगा ना। अब ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 20 - बी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसको लाल पेंट कर दिया जाता है। अब इस जितना बी ग्रीन बॉल है इसको लाल पेंट कर दिया जाता है, तो मतलब रेड बॉल कितना हो जाएगा, रेड बॉल कितना हो जाएगा, 10 + बी हो जाएगा ना भाई, 10 + बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इसी तरह अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ग्रीन बॉल इतना हो गया, रेड बॉल इतना हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है भाई, थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग एक्स इज 7/29। अब बैग एक्स से जो है दो ग्रीन बॉल निकालने का, तो 20 - बी ग्रीन बॉल है, इसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है भाई, दो ग्रीन बॉल सेलेक्ट करना है। टोटल कितना बॉल है, 30C2। तो ये कितना प्रोबेबिलिटी दिया गया है, 7/29, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बी का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 5 and 34, ठीक है। तो देखो अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 30 है, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो यानी बी का वैल्यू क्या होगा, 5। लेकिन अभी दूसरे पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है इसको भी चेक करेंगे कि जिसमें 20 रेड और 10 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें फिर से वही बी बॉल निकाल लिया जाता है, बी ग्रीन बॉल निकाल लिया जाता है, ठीक है, उसको रेड पेंट करके फिर रख दिया जाता है। तो अब यानी ग्रीन बॉल कितना हो गया, इस केस में ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 10 - बी। और जो है मेरा रेड बॉल कितना हो जाएगा, रेड बॉल तो 20 + बी हो जाएगा ना, सिंपल है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका प्रोबेबिलिटी, दो ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 10 - बी C2 बाई टोटल 30C2, ये कितना है, 7/29 है, ठीक है। तो यहाँ बी के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे तो बी का जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 and 24। तो 24 तो नहीं होगा भाई, 20 मैक्सिमम हो सकता है ना, और बी तो यहाँ पे देख रहे हो ये इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, तो ये -5 भी नहीं हो सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी सही नहीं है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा गलत है। यानी नंबर ऑफ रेड बॉल 10 होगा, ग्रीन बॉल कितना होगा, 20 होगा, ये पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है। तो अब होपफुली आप समझ गए होगे कि मेरा पॉसिबिलिटी क्या है, मुझे पता चल गया है, ठीक है। लेकिन देखो एक और केस है, इसमें चौथा केस में क्या बोल रहा है कि बैग वाई है, ऑल बॉल्स फ्रॉम बैग एक्स आर टेकन एंड प्लेस्ड इनटू बैग वाई। तो गाइज देखो हमको b का वैल्यू पता चल गया 5 है। अब ये b क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ ये जो b है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, 5 बॉल निकाला जाता है, उसको लाल पेंट करके x में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना। तो इस कंडीशन के बाद मेरा बैग x में क्या हो जाएगा भाई, देखो बैग एक्स में क्या था भाई, बैग एक्स में कितना बॉल था आपको, 10 रेड और 20 ग्रीन था, ठीक है, 10 रेड बॉल था और 20 ग्रीन। लेकिन इसमें से बी नंबर ऑफ बॉल्स, 5 बॉल जो ग्रीन बॉल निकाल लिया जाता है, तो अब ग्रीन बॉल कितना बच गया, 15 ग्रीन। अब इस 5 ग्रीन बॉल को क्या किया जाता है, रेड कलर से रंग करके फिर बैग एक्स में रख दिया जाता है। तो यानी कितना हो गया, ये 5 बढ़, तो गाइस देखो ये भी 5 बढ़ जाएगा ना, तो ये 15 रेड बॉल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, बैग वाई में जितना एक्स में बैग मतलब बॉल है उसको वाई में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये जितना बैग एक्स में बॉल है उसको एक नया बैग वाई में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी बैग वाई में अब मेरा कितना बॉल हो गया, 15 ग्रीन और 15 रेड, ठीक है। तो अब इसके क्या कंडीशन कह रहा है कि सी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकाल लिया जाता है और C - 5 नंबर ऑफ रेड बॉल्स ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर इससे सी ग्रीन बॉल निकाल लिया जाता है और इसमें C - 5 जो है रेड बॉल
ऐड कर दिया जाता है। तो अब इसमें ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा बैग वाई में भाई? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना आपको 15 माइनस सी। और रेड बॉल कितना हो जाएगा? रेड बॉल हो जाएगा। और गाइज इसमें 15 रेड बॉल है, सी माइनस 5 रेड बॉल और ऐड कर दिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? सी प्लस 10 हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग वाई। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज 2/5। ठीक है। अब इसमें से अगर हम लोग 2 रेड बॉल निकाले तो उसका प्रोबेबिलिटी दिया गया है। ठीक है। तो गाइज इसमें 2 रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है? 2/5। ठीक है। तो 2 रेड बॉल कैसे निकलेगा भाई? टोटल रेड बॉल सी प्लस 10 है ना, सी प्लस 10 है, इसमें से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कितना है? 15 माइनस सी प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना, सी और सी कैंसिल होगा। यानी अब जो नंबर ऑफ टोटल बॉल है ये 25 है, इसमें से 2 सेलेक्ट करना है, तो ये 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सी का वैल्यू निकालोगे तो सी का 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। -25 और 6, तो -25 तो नहीं होगा, यानी सी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो गाइज इस तरह स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो गाइज एक बार फिर से समझा देता हूँ। बैग एक्स था मेरा, उसमें 30 टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल था। ठीक है। उसमें रेड ग्रीन कितना था ये पता नहीं है, लेकिन इसमें से दिया गया है एक रेड और एक ग्रीन निकालने का प्रोबेबिलिटी 40/87 है। ठीक है। तो उसको यूज किया हमने, तो ए का वैल्यू आ गया 10 या 20। ठीक है। दोनों मतलब लिया पॉसिबिलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन था कि बी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकाल लिया जाता है, उसको लाल पेंट करके रखा जाता है बैग एक्स में। ठीक है। तो वहां से बी का हम लोग दो पॉसिबिलिटी में वैल्यू 5 आ गया, दूसरा पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा। ठीक है। तो इस केस में 5 ग्रीन बॉल निकाल के उसको पेंट करके मतलब रखा जाता है। तो अब जो नंबर ऑफ बॉल है वो कितना हो गया? 15 ग्रीन 15 रेड। अब इसी बॉल को वाई में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। तो अब 15 ग्रीन 15 रेड बॉल हो गया। अब उसमें से सी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल को निकाल लिया जाता है और सी -5 रेड बॉल को ऐड किया जाता है, तो नया ग्रीन और रेड बॉल का नंबर पता चल गया। अब उसमें दिया गया है 2 रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी मुझे, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोग ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है। तो ए का बी सी का वैल्यू निकल गया। अब इस पे जो 3 क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो गाइज अब क्वेश्चन, इस पे 3 क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं। ठीक है। ए बी सी का जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख लिया हमने। करा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू कितना है भाई? 10 है। और ये क्या है? ए 10 जो है नंबर ऑफ रेड बॉल जो था बैग एक्स में वही था ना, तो वो 10 था ना, तो क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर। तो 57 का हमको पता चल गया। तो देख रहे हो आप जो भी इंफॉर्मेशन से डाटा कलेक्ट करके एक जगह कर लोगे तो क्वेश्चन तुरंत कुछ ही सेकंड में बन जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बी -3 ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग एक्स। तो बी का वैल्यू पता है ना मुझे 5 है, तो यानी 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करना है फ्रॉम बैग एक्स। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है। 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने का। तो गाइज यहाँ देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द इनिशियल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल इन द बैग। तो देखो इनिशियली तो मुझे पता है ना, इनिशियली जो बैग एक्स में कितना बॉल था भाई ये तो मुझे पता है। इनिशियली कह रहा है उसको कंसीडर करने, तो 10 रेड और 20 ग्रीन था, यही था ना? इनिशियली तो यही था ना। तो 10 रेड था और 20 ग्रीन था। तो कह रहा है इसमें 2 ग्रीन बॉल निकालने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी भाई? तो देखो 20 में से ग्रीन बॉल में से 2 लेना है। ठीक है। और जो है मेरा बचा हुआ 30 में से 2 लेना है, यही हो जाएगा ना। 20 C2 ये कितना हो जाएगा? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 38/87। ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। 38/87 क्या हो जाएगा? डी विल बी द आंसर। ठीक है। तो गाइस इसका लास्ट क्वेश्चन में आता है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी का वैल्यू क्या होगा भाई? ये जो बैग वाई में जो था जितना एडिट किया गया था, ग्रीन बॉल जितना निकाला गया था और रेड बॉल जितना ऐड किया गया था, उसका जो सी का 6 वैल्यू निकाले थे वही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो बी विल बी द आंसर। तो हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था आपका जो प्रोबेबिलिटी पे कैसलेट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे होगे पॉसिबिलिटी लेके तो फिर भी आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। ठीक है। खासकर अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा प्रोबेबिलिटी का जो 2 घंटे का है, तो उसके बाद तो ये क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। ठीक है। 2 आवर्स वाला जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो है तो वो जरूर देख लेना आप, अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है। उसको वो मेरे आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन जाता है। इसके भी जो 3 क्वेश्चन थे इसके मार्क्स को आप उठा सकते थे। ठीक है। तो गाइज अब आते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे, और ये पॉसिबिलिटी पे बेस है। ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको इस बार एसबीआई पी 2026 आईपीएस पी 2026 में भी पूछ सकता है। तो देखना इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 2 days अर्लियर देन सम सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, कितना मैन है ये नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है 2 दिन जल्दी काम खत्म कर लेता है सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज से। अब बॉयज कितना है ये भी नहीं पता है।
कह रहा है टास्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन 1 आवर इज सेम एज द वर्क कंप्लीटेड बाय 3 बॉयज इन 1 आवर। मतलब एक आदमी 1 घंटे में जितना काम करता है वो बराबर है 3 लड़के जो 1 घंटे में काम करते हैं उसके बराबर। मतलब एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 3:1 है, ठीक है। मैन जो है 3 टाइम एफिशिएंट है कंपेयर टू द बॉय, ठीक है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू नंबर ऑफ बॉयज कैन सेटिस्फाई द अबव गिवन कंडीशन। मतलब नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ बॉयज का क्या रेशियो होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखो सर्टेन नंबर ऑफ मैन जो है काम को 2 दिन पहले कर लेता है नंबर ऑफ बॉयज के, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट पी मैन जो है, पी नंबर ऑफ मैन है, ठीक है, पी नंबर ऑफ मैन है, ये काम को मान लो डी माइनस टू डेज में कर लेता है, ठीक है। मतलब मान लो अगर क्यू नंबर ऑफ बॉय है तो वो काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, डी डेज में। तो मैन जो है वो D-2 2 दिन पहले कर लेता है ना काम, यहाँ देखो, ठीक है। तो ये तो हम लोग पता चल गया। अब देखो एफिशिएंसी जो है मैन का एफिशिएंसी और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है भाई, 3:1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं ना कि मैन का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, नंबर ऑफ मैन कितना है, P है, कितने दिन में काम करता है, D-2 डेज में। तो ये टोटल वर्क हो गया, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ बॉय का एफिशिएंसी क्या है, 1 है, नंबर ऑफ बॉय कितना है, क्यू है, वो कितने दिन में काम को करता है भाई, डी डेज में। तो इसको इक्वेट कर लिया ना, ये होपफुली आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जो आपका नंबर ऑफ मैन इनटू डे इनटू आवर बाई वर्क क्या होता है, टोटल कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज कांस्टेंट होगा, क्योंकि आवर नहीं दिया, वर्क क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, मैन का जितना एफिशिएंसी होता है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, रिलेशन जो है ये क्या हो गया, यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं 3P D-2 इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो नंबर ऑफ पर्सन उतना या नंबर ऑफ बॉय उतना होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और यहाँ डी का वैल्यू ध्यान से देखना, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डी का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, टू भी नहीं हो सकता है, मतलब 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब कह रहा है, अब पहला पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, नंबर ऑफ मैन इज टू नंबर ऑफ बॉय 1:2। क्या हो सकता है, मतलब मैन और बॉय का रेशियो जो है कितना बोल रहा है, पहला पॉसिबिलिटी क्या है 1:2, क्या ये हो सकता है, इसको चेक करेंगे। तो ये पहला पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे पी नंबर ऑफ पर्सन कितना है भाई, ए है, मान लो अगर ए है तो ये 2A होगा ना। और नंबर ऑफ बॉय क्यू कितना है, ये 2A है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 में आप रख दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, P जो है मेरा कितना है, A है, 3A इंटू D-2, ये कितना हो जाएगा 2A इंटू डी। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा A इंटू डी कितना आ जाएगा, 6A के बराबर आ जाएगा। तो A से A चला गया, यानी नंबर ऑफ डे कितना होगा 6, तो D6 तो हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल है भाई, यानी मेरा पहला जो है ये पॉसिबल है। अब दूसरा 2:5 है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, नंबर ऑफ पर्सन जो है और बॉय का रेशियो क्या है, 2:5, ठीक है। यही है ना 2:5, इसको चेक करते हैं। तो देखो फिर से वही ए ले लो, ए मान लो इसको, ठीक है। फिर से इक्वेशन में पुट करो, जो पहला इक्वेशन है ना उसमें पुट करो, 3 इंटू P है इंटू D-2 है इक्वल टू क्या है, क्यू, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई, 5 है, ठीक है। और डी डेज में काम करता है, तो यहाँ से आप लिखो 6AD 5AD कितना हो गया AD। और ये कितना हो गया, 6×2 = 12, 3×2 = 12 हो गया ना। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा डी का वैल्यू 12। तो ये भी तो पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, यानी मेरा सेकेंड नंबर पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ मैन इज टू बॉय का। अब थर्ड में देखते हैं, 2:3 पॉसिबल है भाई, यानी नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ बॉय 2:3 पॉसिबल है, इसको चेक कर लेते हैं। फिर से 2A 3A मान लो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लेके चेक करेंगे। तो फिर से इक्वेशन में आप पुट करो, इक्वेशन क्या है मेरा, 3 इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितना है, इसमें 2A है D-2, और नंबर ऑफ बॉय कितना है भाई 3A है इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा 6AD 3AD कितना हो गया 3AD, 3×2 = 12, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी मेरा डी कितना आ गया यहाँ से, थर्ड केस में जो है मेरा डी कितना आ गया 4 आ गया ना। तो ये भी पॉसिबल है भाई। तो गाइस D4 आ गया थर्ड केस में, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब जो नंबर ऑफ मैन इज टू बॉय का 2:3 भी हो सकता है। अब लास्ट चेक करते हैं 16:35, ये होगा कि नहीं, ठीक है। 16:35 नंबर ऑफ पर्सन बाई नंबर ऑफ बॉय, 16:35 होगा नहीं, ये चेक करते हैं। तो ये 16:35 से ले लेते हैं। अब इक्वेशन में रखते हैं, क्या है 3 इंटू
पर्सन कितना है 16 और डी माइनस 2, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितना है इस केस में 35 है, और वो कितना दिन लेता है, डी डेज लेता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इस 48 AD यानी 35, तो कितना हो गया 13 AD जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा इस 96 से हो जाएगा ना, यानी ए से ए कट गया, इसलिए नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 96/13, ठीक है। डी कितना आ गया, तो ये भी तो पॉसिबल है, डी 96/13 हो ही सकता है, 96/13 हो सकता है। तो मतलब सारा पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल, 2 3 4 सारा पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरह पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन में घबराना नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिकली हमको क्या करना था, ये इक्वेशन बना लेना था, उसके बाद मैन इज टू बॉय का रेशियो सारा जो दिया है उसको ए मान लेते, ए के टर्म में इसमें इक्वेशन में पुट कर देते। अब अगर डी का वैल्यू 0 या मतलब निगेटिव आता, 2 से कम आता, तो ऑब्वियसली वो नहीं होता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, सारा केस क्या आया पॉसिबल वाला आया, ठीक है। तो इस तरह टाइम एंड वर्क का देख रहे हो, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन इस तरह आप सॉल्व करना, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी आपका मिक्सर एंड एलिगेशन पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी पे बेस है, तो देखना ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये कितना इजी है ये देखना। इसमें कह रहा है वेसल कंटेन्स 400 लीटर ऑफ एसिड है, ठीक है। एक वेसल है आपका, ये क्या है आपका वेसल है, और वेसल में क्या है भाई, इस वेसल में जो है 400 लीटर एसिड है, ठीक है। 400 लीटर क्या है एसिड है, ठीक है, ये लिख लिया। एंड 80 लीटर ऑफ एसिड बी, तो ये जो है ए टाइप का है, और 80 लीटर ऑफ एसिड क्या है बी टाइप का है, ठीक है। अब कहता है इफ डैश, तो मान लेते हैं एक्स लीटर, इफ एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, एंड इसको मान लेते हैं वाई, एंड वाई लीटर ऑफ एसिड बी इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। मतलब कह रहा है इससे अगर एक्स लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाए, ठीक है, और वाई लीटर जो है एसिड बी का ऐड कर दिया जाए, तो जो है फाइनल अमाउंट ऑफ द एसिड ए इन द वेसल बिकम्स 250 लीटर मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिड बी इन इट। तो फाइनल जो ए का जो मतलब अमाउंट है वो 250 ज्यादा हो जाता है जितना एसिड बी का है, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल वैल्यूज गिवन इन द ऑप्शन आर पॉसिबल इन द ब्लैंक्स। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक्स और वाई का कौन सा इसमें पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से कि मेरा भाई फाइनल जो वेसल में तो क्या हो जाता है 250 लीटर मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिड इन इट, ठीक है। तो यहाँ जो है इनिशियल रेशियो ऑफ एसिड क्या है भाई, इनिशियल रेशियो क्या है, इनिशियल जो रेशियो है एसिड ए इज टू बी का वो क्या है भाई, वो देखो इनिशियली 400 लीटर आपका एसिड ए है और 80 लीटर एसिड बी है, यानी कितना है 5:1 है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से अगर x लीटर हम लोग मिक्सचर निकाल लेंगे, ठीक है, x लीटर आप निकाल लोगे, तो वो क्या कह रहा है, और जो फिर y लीटर b, इसमें y ऐड कर देंगे 800, लेकिन वो बचे हुए में से, ठीक है। तो थोड़ा एक इक्वेशन में बनाता हूँ, उसको ध्यान देखना। पहले कितना है मेरा 400 लीटर ए का है, ठीक है। अब लेकिन उसका कितना हम लोग निकाल लेंगे भाई, ध्यान से देखना, ए का कितना पोर्शन निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5/6 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, एक्स ही है ना, एक्स अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये जो है कितने के बराबर हो जाएगा, इनिशियली जो इसका है ये कितना है 80 एल एसिड, और इसमें वाई ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अब जब इससे हम लोग निकाल लेंगे तो इसका कितना पोर्शन निकल जाएगा भाई, x/6 पोर्शन निकल जाएगा ना, ये ध्यान में रखना। और इसमें अब कितना ऐड हो रहा है ये देखना, ये कितना हो जाता है y, ठीक है, y क्या है इसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये दोनों का कह रहा है डिफरेंस कितना है 250, मतलब इस केस में जो a का जो है ये जो है b से 250 ज्यादा है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो होपफुली आप इसको समझ गए होगे, मेरा मिक्सर एंड लिगेशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगे तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ से जो है मेरा एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपको 210 बराबर 2x प्लस 3y, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अब देखेंगे हम लोग एक्स वाई का जितना ये पॉसिबिलिटी दिया गया इसमें रख के देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहला चेक कर लेते भाई, पहला मेरा क्या है, पहला है मेरा क्या है 72 और 22, ठीक है, 72 और 22, यानी ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू देख लेते हैं इसमें सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 72 प्लस 3 यानी 66, 144, दो दूना 4, 144 प्लस 66, तो ये कितना हो गया, ये तो 210 हो गया, यानी ये तो सही है, ठीक है, यानी पहला वाला तो सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं। तो गाइस दूसरा वाला क्या है मेरा 60 और 30, ठीक है, 60 और 30 है तो चेक कर लो, डायरेक्ट मेंटल कैलकुलेशन कर लो, 6 दूना 2 गुना 60, 120 हो गया, प्लस 3y 90, तो ये भी 210 आ रहा है, यानी मेरा सेकेंड भी सही है, ठीक है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी देखो भाई क्या है, थर्ड है 84 24 है, ठीक है, यानी x का वैल्यू 84, y का वैल्यू 24, तो ये देखो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16,
और 24 तिया 72, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा 170 240, ये तो नहीं होगा सही, यानी थर्ड वाला सही नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है 48 और 38 है, ठीक है। 48 और 38, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 96 प्लस 3 8 24, 3 तिया 9 2 11, ठीक है 114, तो कितना ये सही है 210 आ रहा है, तो यानी तीसरा छोड़ के बाकी सब हो रहा है। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है 36 और 48, 36 और 48, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना था मेरा टू दो ये 2x था, यानी 72 प्लस 3y, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौके 12 2 14 है, ठीक है 144 आ गया। तो ये कितना आ गया 146 216, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ मेरा जो है कौन कौन नहीं पॉसिबिलिटी बैठ रहा है भाई, तीसरा और पांचवा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बाकी पहला दूसरा और चौथा पॉसिबल है, यानी ए बी डी पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस है, ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी पे बेस है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा देखना। इसमें क्या कह रहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मान लो अगर कॉस्ट प्राइस अगर किसी भी आर्टिकल का 100x है, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई 140x हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हेन शॉपकीपर अलाउज D% डिस्काउंट देन शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ -%, ठीक है। एंड व्हेन शॉपकीपर अलाउड 2D% डिस्काउंट देन ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ -%। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन पॉसिबल टू फिल बोथ रिस्पेक्टिव ब्लैंक। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर वो शॉपकीपर मार्क प्राइस पे D% का डिस्काउंट देता है, तो उसको कितना परसेंट डैश मतलब कितना प्रॉफिट होता है, और 2D% डिस्काउंट देता है तो अलग प्रॉफिट होता है। तो वही फिल इन द ब्लैंक्स का पॉसिबिलिटी बताना है, इसमें से क्या होगा, ठीक है। तो गाइस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब पहला पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसमें प्रॉफिट क्या है मेरा 22.5 और 5 है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट मेरा क्या होता है भाई, मार्क प्राइस होता है ना, मार्क प्राइस माइनस क्या होता है, यहाँ जो है अगर 22.5 अगर उसको प्रॉफिट मतलब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ 100x है तो यानी 122.5 होगा ना सेलिंग प्राइस, भाई ये तो सिंपल है। और फिर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस, यही होता है ना डिस्काउंट परसेंट, इनटू 100। तो इस केस में आप कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 17.5, ये 140, इसको नहीं, इसको कैलकुलेट करोगे तो 12.5 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका डिस्काउंट 12.5% आ गया, ठीक है। अब जो है डिस्काउंट डबल कर दिया जाता है, तो डिस्काउंट डबल कितना हो गया 25% हो गया ना, 25% हो गया, 12.5 का डबल क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो उस केस में जो है मेरा इसको कितना प्रॉफिट होगा, तो देखो अगर 25% डिस्काउंट हो जाएगा तो मेरा वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई 140x है, 140x माइनस 140x इंटू 1/4, ये हो जाएगा ना, 4 तिया 12 और 35, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105x। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100x कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 105 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई 5% हो जाएगा ना, ये तो देख के ही बता सकते हो। तो मतलब अगर 22.5 को लेंगे तो 5% प्रॉफिट आ रहा है, ये तो सही है, ठीक है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी को देखते हैं, जिसमें क्या है मेरा 33 और 26, मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना है मेरा 33 है, ठीक है। तो देखो तो गाइस जब सेकेंड पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं 33 और 26, मतलब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये प्रॉफिट और प्रॉफिट का मतलब देखता है, अगर प्रॉफिट उसको इतना हो रहा है 33% हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 100x है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई इस केस में 133x हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट उसको क्या हो जाएगा भाई, इस केस में परसेंटेज डिस्काउंट जी है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा ना, बाई मार्क प्राइस इंटू 100, मतलब हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो गाइज ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 17 आ जाएगा ना, 17/140। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/20 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 5%, ठीक है। तो 5% आ गया। अब जो है ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट को डबल कर दिया जाता है, ठीक है, तो डिस्काउंट 10% कर दिया जाता है, तब प्रॉफिट कितना होगा तब निकालेंगे भाई, ठीक है। तो उस केस में मेरा डिस्काउंट अगर 10% हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई 140x माइनस 140x इंटू 10/100, ये हो जाएगा ना, यानी एक जीरो चला गया तो कितना हो गया 126x हो जाएगा। तो इस केस में मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100x है तो यानी 26% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यही तो बोल रहा है, अगर 33 का रहेगा प्रॉफिट और फिर 26 का, ये भी सही बैठ रहा है। अब थर्ड चेक करते हैं 19 और 2, अब तीसरा चेक कर लेते हैं 19 और 2, ठीक है।
तो 19 क्या है भाई, यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ये इतना है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस था 100x है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 119x हो जाएगा ना, ठीक है। अब परसेंटेज डिस्काउंट फिर से हमको डी पता करना है, तो मार्क प्राइस कितना था, 140x है, और सेलिंग प्राइस 119x है, डिवाइडेड बाई, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 140x इंटू 100, ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 21/144 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 21 और 140, 7 3, यानी ये 15% आ जाएगा आपको, ठीक है। अब कह रहा है डिस्काउंट को 30% कर दिया जाता है, इसका डबल कर दिया जाता है, 30% किया जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा भाई। तो देखो मार्क प्राइस तो मेरा 140x है ना, तो अगर जो डिस्काउंट डबल कर दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, ये तो 14 या 42 डायरेक्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपको, जो मार्क प्राइस है ये, इसको कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 140x मार्क प्राइस 140x इंटू 3/10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14 या 42 हो गया, तो कितना हो गया, ये 98x हो गया। मतलब क्या हो गया, उसको 2% का लॉस हो जाएगा ना इस केस में, 2% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरा सही नहीं है, तीसरा वाला सही नहीं है, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, 26 और 12, 26 12 फटाफट देखो भाई, प्रॉफिट 26 है, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस फटाफट लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 126x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मेरा परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, 140 हो जाएगा, मार्क प्राइस है, ठीक है। 140x है ना, और मतलब ये है 126x है, ठीक है। 126 बटा ये कितना हो जाएगा, 140, 14/40 इंटू 100, यानी कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है। अब कह रहा है डिस्काउंट डबल कर दिया जाए, तो मतलब डिस्काउंट डबल कितना हो जाएगा, 20%। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, ये जो है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 140x माइनस 140 गुना 20/100, ये हो जाएगा ना। तो 20/100 यानी 1/5, यानी ये कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 72 8 80 112, ठीक है, 112x हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस केस में, सिंपली बोल दो 12% है, ठीक है। तो 12 है, हाँ बिल्कुल है, तो मतलब डी मेरा पॉसिबिलिटी सही बैठ रहा है, ठीक है, तो डी सही है। अब ई देख लेते हैं, 23.2 और 6.4, ठीक है। ई क्या है मेरा, 23.2 और 6.4, ठीक है। तो इस केस में देखो मेरा भाई, ध्यान से देखना, तो देखो इस केस में जो है सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, 123.2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100x है, ठीक है। तो इस केस में जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो निकाल लोगे फॉर्मूला से, 140x माइनस 123.2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 140x इंटू 100, ठीक है। तो इस केस में परसेंटेज डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 12% आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दुगना कर दिया जाता है 24%, तो इस केस में जो है मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना 140x है, माइनस 140x इंटू 24/100, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो इस केस में जो आपको प्रॉफिट आएगा, ये जो है ये प्रॉफिट 6.4% आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है ये भी पॉसिबल है, ई जो है ये भी पॉसिबल है। तो मतलब क्या हो गया मेरा, ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, सी नहीं पॉसिबल है, डी और ई पॉसिबल है। तो क्या हो गया मेरा, ए बी डी पॉसिबल है, सिर्फ सी छोड़ के सारा पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो इस तरह पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को फटाफट मतलब रख के सारा पॉसिबिलिटी चेक करके ऑप्शन को सही टिक करो। तो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका कैसलेट है, ठीक है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं क्या इसमें पूछ रहा है। कह रहा है फॉलोइंग पैराग्राफ सोज इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट है मेरा, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। हु हैव अटेम्प्टेड इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम दिया इस चारों बच्चों ने, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब इसमें इस एग्जाम में जो है 2 तरह का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, छोटा वाला क्वेश्चन और जो लंबा क्वेश्चन होता है वो है। अब कह रहा है शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। और कैंडिडेट को कितना अटेम्प्ट करना है भाई, 6 7 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कम से कम। और जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट को 7 कम से कम अटेम्प्ट करना है 9 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो 7/9 अटेम्प्ट करना है। अब क्या कह रहा है, नोट दिया गया है कि 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर स्पेलिंग एरर। अब जितना स्पेलिंग एरर करेगा, स्पेलिंग एरर जितना करेगा उसके लिए कितना मार्क्स डिडक्ट हो जाए भाई, 0.5 मार्क्स होगा, ठीक है। और कह रहा है 0.75 मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू फॉरगॉट टू राइट ए होल वर्ड। मतलब अगर वो पूरा वर्ड नहीं लिखेगा, होल वर्ड नहीं लिखेगा, तो उसका कितना मार्क्स कट हो जाएगा, 0.75, ठीक है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया भाई, इन दिस एग्जाम देयर आर टोटल 42 शॉर्ट एंड 18 लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो ये ए बी सी डी बच्चों ने, एक मतलब 4 बच्चे हैं उसने जो एग्जाम दिया है, इसमें 42 शॉर्ट क्वेश्चन थे और लॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, 18 लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। और मार्क्स तो मुझे पहले ही पता है, शॉर्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स थे ना, और लॉन्ग क्वेश्चन के कितने, 10 मार्क्स थे, इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है इसमें दिया गया है बी करेक्ट 14 लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्टेन्ड 131 मार्क। मतलब बी जो है मेरा कितना करेक्ट करता है, 14 लॉन्ग क्वेश्चन करेक्ट करता है, ठीक है।
और इसको कितना मार्क्स मिलते हैं भाई, लॉन्ग एंड ऑब्टेन्ड 131 मार्क्स, इसको 131 मार्क मिलते हैं, ठीक है। वेयर एज ही ऑब्टेन्ड 175 मार्क्स इन द शॉर्ट सेक्शन, और इसको जो बी को जो है शॉर्ट सेक्शन में कितना मार्क्स आता है भाई, इसको 175, ठीक है। और कह रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन शॉर्ट क्वेश्चन, अब ए जो है शॉर्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर रहा है भाई, इसको 160 आता है, 160 मार्क्स आ रहा है, और अटेम्प्ट कितना किया है 38 क्वेश्चन ये, ठीक है, आउट ऑफ 42। तो और कह रहा है सी अटेम्प्टेड ऑल शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब सी ने सारे शॉर्ट क्वेश्चन 42 में 42 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और जो कह रहा है एंड करेक्ट एज ट्वाइस एज नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट इन लॉन्ग सेक्शन, अब ये लॉन्ग सेक्शन में और ये शॉर्ट क्वेश्चन में कितना करेक्ट करता है, 2 टाइम जितना ये लॉन्ग क्वेश्चन में करेक्ट करता है, ठीक है। और कह रहा है एंड गॉट 150.5 मार्क्स इन द लॉन्ग क्वेश्चन, अब सी को जो है 150 मार्क्स आते हैं किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन में, ठीक है। और क्या कह रहा है डी आंसर्ड करेक्टली 15 लॉन्ग क्वेश्चन, अब डी के बारे में बोला जा रहा है कि डी ने 15 लॉन्ग क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए, ठीक है। और रेशियो ऑफ स्पेलिंग एरर जो है डी का लॉन्ग टू शॉर्ट, मतलब लॉन्ग टू शॉर्ट में जो मतलब सेक्शन में स्पेलिंग एरर है वो 3:4, तो गाइज ये लॉन्ग एंड शॉर्ट में जो एरर है 3:4 का है डी का, ठीक है। तो गाइज जितना इन्फॉर्मेशन पता था उसने हमको नोट कर लिया हमने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस जितना डाटा था हमने कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन में आते देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ सी डिड स्पेलिंग मिस्टेक एंड होल वर्ड मिस्टेक इन द रेशियो 5:3, ठीक है। तो सी जो स्टूडेंट है ये स्पेलिंग मिस्टेक करता है, ठीक है। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक करता है और एक होल वर्ड मिस्टेक करता है, किस रेशियो में भाई 5:3, तो इसको मान लेते हैं 5x, ये 3x है, ठीक है। अब तो कह रहा है एंड इन द ये इन द रेशियो इन द लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन में मिस्टेक कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना। अब जो है यहाँ पे कह रहा है देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन द शॉर्ट सेक्शन, मतलब शॉर्ट सेक्शन में जो सी को है कितना मार्क्स आया ये पूछ रहा है। इफ ही डिड नॉट दो स्पेलिंग और होल वर्ड मिस्टेक नहीं करता है तब उसको शॉर्ट सेक्शन में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है 100, इसका जो है स्पेलिंग मिस्टेक 5x है, होल वर्ड मिस्टेक 3x है, रेशियो दिया गया है ना। तो मतलब लेट नंबर ऑफ, इसमें मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इन लॉन्ग सेक्शन जो है उसमें मान लेते हैं y है, ठीक है, उसमें y मान लेते हैं। तो अब देखो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन द लॉन्ग सेक्शन कितना हो जाएगा भाई, देखो, ठीक है। तो गाइज देखो सी को जो है लॉन्ग सेक्शन में 150.5 मार्क्स आ रहा है, सी का इन्फॉर्मेशन नोट किया था ना। तो देखो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, सी ने कितने सवाल के जवाब किए हैं भाई, लॉन्ग सेक्शन में अगर मान लेते हैं y इसने किया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि इसका टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द लॉन्ग सेक्शन क्या हो जाएगा भाई, जो देखो y इसने अटेम्प्ट किया है, तो एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 10 इंटू वाई हो जाएगा ना। और इसका कितना मिस्टेक कितना हुआ है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक 5x का है, ठीक है, 5x है, यानी उस पे एक क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स कट हो जाता है। और जो होल वर्ड मिस्टेक है 3x है, तो उस पे 0.75 मार्क्स कट हो जाता है। अब ये मुझे कितना दिया गया है, 150.5 दिया गया है ना। टोटल मार्क्स सी का लॉन्ग सेक्शन में तो इतना ही है, तो दोनों को इक्वेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आप y का वैल्यू निकाल लो, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर x का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तभी जो है इंटीग्रल वैल्यू y का आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे, जैसे x का वैल्यू 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा 10, 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 6, और हो गया ये हो गया 3/4, यानी 18/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो x का 2 जब रखोगे तभी y इंटीग्रल आएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, और x का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ जो y है ये कितना आएगा 16 आएगा, और x के दूसरे वैल्यू के लिए y का इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, तो यही कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से x और y का वैल्यू पता चल गया। अब जो है पूछ रहा है कितना शॉर्ट क्वेश्चन इसने आंसर किया, तो भाई सी के लिए मुझे पता है ना, जितना ये लॉन्ग क्वेश्चन करता है उसका 2 टाइम शॉर्ट क्वेश्चन करता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन कितना आंसर करेगा 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 16 है, मतलब उसने 32 शॉर्ट क्वेश्चन क्या किए, करेक्ट किए, ठीक है। तो इसमें तो मुझे पूछ रहा है कि इसने कितना शॉर्ट सेक्शन में मार्क्स ऑब्टेन किया, ये पूछ रहा है। तो शॉर्ट सेक्शन में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो कितना होगा 160 मार्क्स हुआ ना। तो क्या हो जाएगा 160 मार्क्स, क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा डी विल बी द आंसर। तो ध्यान से बनाना, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखो फिर से समझा देता हूँ, मुझे रेशियो दिया गया है कि स्पेलिंग और वर्ड मिस्टेक जो मतलब होल वर्ड मिस्टेक करता है वो 5x 3x है, तो वो ले लिया हमने। अब मान लिया टोटल नंबर ऑफ करेक्ट जो क्वेश्चन था लॉन्ग सेक्शन में वो y है,
तो देखो y का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये कितना मार्क्स हो जाएगा 10y, और जो मिस्टेक किया है उसको माइनस कर दिया। अब वो मुझे दिया गया है पहले से कि लॉन्ग सेक्शन में उसका कितना मार्क्स है, तो यहाँ से x और y का पॉसिबिलिटी से निकाल लोगे कि x का 2 रखोगे तभी y 16, इंटीग्रल वैल्यू एक ही आ रहा है, ठीक है। अब y 16 हो गया तो मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सेक्शन में ये 2 टाइम जितना लॉन्ग सेक्शन में उससे ज्यादा आंसर करता है, तो ये 16 है तो शॉर्ट सेक्शन में वो 32 क्वेश्चन आंसर करेगा। अब ईच शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 32 गुना 5 कितना हो जाएगा 160, मतलब शॉर्ट सेक्शन में उसको कितने मार्क्स आ रहे हैं भाई 160, तो डी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो गाइस जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इफ ए डिड 25% मोर स्पेलिंग मिस्टेक इन लॉन्ग क्वेश्चन देन दैट ऑफ शॉर्ट एंड करेक्ट 16 लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्टेन 135 मार्क्स इन इट, देन फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चन आर रॉन्ग इन शॉर्ट सेक्शन, ठीक है। तो ए जो कह रहा है 25% ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करता है कंपेयर टू द लॉन्ग क्वेश्चन देन शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ए का जो मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर जो है इसका, लेट नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर जो है, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स जो है मेड बाई ए, ये जो शॉर्ट सेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन में जो एरर है इसको मान लेते हैं। ये अगर 4x है तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब ये स्पेलिंग एरर लॉन्ग सेक्शन में क्या हो जाएगा भाई 5x हो जाएगा ना, 25% मोर है, तो इस हिसाब से लिया कि कैलकुलेशन इजी रहे। तो मतलब इसका नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर इन लॉन्ग सेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर्स लॉन्ग सेक्शन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से देखो दिया गया है ना 25% ज्यादा है, यानी ये कितना हो जाएगा 5x। तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा स्मार्ट वे में आप रेशियो लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने जो है 16 लॉन्ग आंसर के करेक्ट आंसर किए, क्वेश्चन किए हैं और ऑब्टेन्ड 135 मार्क। 16 लॉन्ग क्वेश्चन उसने करेक्ट किया है, मतलब 16 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है ना, तो 16 इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब उसने मिस्टेक कितना किया है वो भी तो लेना पड़ेगा ना। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन में उसने 5x का मिस्टेक किया है, ठीक है, और वो जो मिस्टेक है उसको कितना, मतलब उसको करना पड़ेगा, जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है 0.5 मार्क्स कट होता है ना, तो ये इतना कितना दिया गया, उसको मार्क्स कितना आया भाई, टोटल 135 आ रहा है लॉन्ग सेक्शन में, तो इसको इक्वेट कर दिए। अब यहाँ से x का वैल्यू फटाफट निकालो, 160 हो जाएगा, यानी 25, यानी 2.5, 25 दूना 50, तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो 25, हाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज देखो यहाँ से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है शॉर्ट सेक्शन में उसने कितना अटेम्प्ट किया, मान लेते हैं, हमको पूछ तो यही रहा है ना कि कितना उसने रॉन्ग आंसर किया है, तो लेट मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो किया है उसको मान लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड इन शॉर्ट सेक्शन हम लोग मान लेते हैं कुछ ए किया है, ठीक है, शॉर्ट सेक्शन में मान लेते हैं ए किया है। तो अब देखो क्वेश्चन अगर उसने ए करेक्ट किया है तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है, लेकिन उसने स्पेलिंग मिस्टेक कितना किया है भाई, देखो ध्यान से, स्पेलिंग एरर जो शॉर्ट में 4x है, यानी 40 मिस्टेक किया है ना, 40 उसको माइनस कर दिया, तब जो उसका एक्चुअल है वो कितना है भाई, इसका देखोगे आप ऊपर जाके कि ए का जो है उसने कितना शॉर्ट सेक्शन में 160 मार्क्स स्कोर किया है ना, तो यहाँ 160 से इक्वेट कर दो, इजी है ना। तो कितना हो जाएगा 5 पे हो जाएगा 200, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 40, ठीक है। मतलब उसने शॉर्ट सेक्शन में कितना क्वेश्चन करेक्ट किया 40, लेकिन देखोगे ए का ऊपर में तो इसने तो 38 क्वेश्चन ही मतलब आंसर किया है, ठीक है। तो ए तो देखोगे इसने तो 38 क्वेश्चन ही आंसर किया है ना भाई करेक्ट, 38 क्वेश्चन इसने करेक्ट आंसर किया है शॉर्ट सेक्शन में, ठीक है, शॉर्ट सेक्शन में, लेकिन इसने टोटल अटेम्प्ट कितना किया है 40, तो मतलब क्या हुआ मेरा, दो क्वेश्चन जो था इसका रॉन्ग होगा, ठीक है, दो क्वेश्चन जो इसने शॉर्ट सेक्शन में अटेम्प्ट किया वो रॉन्ग होगा। तो यही पूछ रहा है ना, फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चन आर रॉन्ग इन शॉर्ट सेक्शन, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो गाइस जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है बी डिड 43 स्पेलिंग एरर, बी जो है मेरा स्टूडेंट बी है 43 स्पेलिंग एरर का मिस्टेक करता है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इतना स्पेलिंग मिस्टेक करता है, ठीक है। अब जो है और क्या करता है 18 फुल वर्ड एरर, मतलब 18 फुल वर्ड एरर वाला मिस्टेक करता है ये, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन, ये किस में करता है, ये शॉर्ट सेक्शन में मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। वाइल टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर डन बाई डी, अब डी जो है टोटल जो स्पेलिंग एरर है इसका, टोटल जो स्पेलिंग एरर है ये कितना है भाई, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाई बी।
बी जितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब आंसर करता है उसके बराबर है, ठीक है। तो इसको लिख लिया। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डी इन बोथ सेक्शन इफ ही करेक्ट 40 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है डी बोथ सेक्शन मतलब शॉर्ट और लॉन्ग सेक्शन में कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है ये बताने के लिए अगर उसने 40 शॉर्ट क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो गाइस यहाँ ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय बी इन शॉर्ट सेक्शन तो हमको पता चल जाएगा ना। ध्यान से देखना, क्योंकि क्या दिया गया मुझे इन्फॉर्मेशन, देखो ऊपर थोड़ा जाओ। बी का इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया भाई कि उसने 14 लॉन्ग क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है। और उसको कितना मार्क्स आया, एक तो 31 मार्क्स आया। और जो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको मतलब, तो गाइज मुझे बी का इन्फॉर्मेशन पता है कि उसने 14 लॉन्ग क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में उसको 175 मार्क है और इसमें 131 है, ठीक है। तो ये मुझे पता है। तो अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आंसर करेक्टली करेगा भाई भी, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली आंसर्ड बाई बी कितना हो जाएगा भाई, करेक्टली आंसर्ड बाई बी शॉर्ट सेक्शन में। बी जो शॉर्ट सेक्शन में कितना करेक्टली क्वेश्चन आंसर करेगा भाई, ध्यान से देखना। इसका मैं इक्वेशन बनाऊंगा अभी। देखो इसने जो है 175, इसको ऊपर में जाओ, बी जो है शॉर्ट सेक्शन में कितना 175 मार्क्स ला रहा है, ठीक है। 175 मार्क्स ला रहा है। लेकिन मुझे कह रहा है कितना करेक्ट, इसने मुझे मार्क्स से डिवाइड करना पड़ेगा ना टोटल नंबर ऑफ, उससे जितना टोटल मार्क है तभी तो पता चलेगा कितना क्वेश्चन आंसर किया है, ठीक है। 175 इसने आंसर किया था। अब देखो इसमें ये 43 स्पेलिंग एरर कर रहा है, इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। 43 स्पेलिंग एरर, ईच स्पेलिंग एरर में उसको 0.5 मार्क्स कट हो रहा है। और जो है उसने 18 फुल वर्ड एरर किए जिसमें उसको 0.75 कट हो रहा है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन उसने सही बनाया है, लेकिन अटेम्प्ट कितना किया भाई, इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल जो था मेरा शॉर्ट सेक्शन कितना मार्क्स का था, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 42 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो है बी ने शॉर्ट सेक्शन में कितना करेक्टली क्वेश्चन आंसर किया, 42। तो ये पता चल गया। अब जो है मेरा बी, मुझे देखो ऊपर जाओ, बी ने कितना 14 लॉन्ग क्वेश्चन करेक्ट किया है, ठीक है। तो बी ने जो है मेरा, ये तो मुझे पहले से पता है कि बी ने लॉन्ग क्वेश्चन कितना करेक्ट किया है भाई, 14, ठीक है। तो मतलब इसने बी ने टोटल कितना क्वेश्चन का आंसर किया भाई, 42 प्लस 14 यही हो जाएगा ना, 56। तो बी का पता चल गया कितना इसने टोटल क्वेश्चन आंसर किया। अब स्पेलिंग एरर है वो कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बी ने आंसर किया 56, ये 56 दिया गया है ना, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। यानी स्पेलिंग एरर डन बाय डी मुझे पता चल गया कितना है, 56 है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब देखो स्पेलिंग एरर बाय डी इन शॉर्ट एंड लॉन्ग सेक्शन का मुझे रेशियो दिया गया है। देखो डी का जो है ये लॉन्ग सेक्शन में कितना मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करता है और शॉर्ट वाला में कितना करता है, ये 3:4 है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, मतलब जो है लॉन्ग सेक्शन में और शॉर्ट सेक्शन में ये जितना स्पेलिंग मिस्टेक करता है वो क्या है मेरा रेशियो भाई, वो रेशियो दिया गया है ना, 3:4 है। क्या है, 3:4 है। तो यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 24 और ये क्या हो गया 32। ये पता चल गया ना, क्योंकि टोटल हमको पता है। अब देखो यहाँ पे चल जाएगा ना टोटल मार्क्स डी को कितना मिला, ये तो अब पता चल जाएगा इजीली। अब मुझे पता चल गया कि उसका एक्चुअल में कितना एरर किया है उसने, तो टोटल मार्क्स डी का निकल जाएगा ना, क्या हो जाएगा। देखो डी ने जो है मेरा इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। डी ने जो है 15 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो उसको लेते हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन भाई इसने जो है लॉन्ग सेक्शन में देखोगे 24 स्पेलिंग वाला मिस्टेक किया है, ठीक है। तो 24 गुना 0.5 क्या करेंगे इसमें, माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट सेक्शन में उसने कितना भाई 40 क्वेश्चन आंसर किया है ना, शॉर्ट सेक्शन में डी ने कितना किया है भाई, देखो डी ने शॉर्ट में 40 किया है ना, तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। डी ने शॉर्ट में 40 सही किए हैं, तो एक जो शॉर्ट था 5 मार्क्स का था ना, और लेकिन इसमें ये 32 स्पेलिंग एरर है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा, 32 गुना 0.5, ठीक है। तो ये आप कितना हो जाएगा भाई, इसको आप कैलकुलेट करो, 150, ये 150 हो गया और ये कितना हो गया, ये 12 यानी 138 हो गया ये, ठीक है। और ये कितना हो गया 200 माइनस ये हो गया आपको 16, यानी कितना हो गया 184 प्लस 138, यानी कितना हो गया ये 322। मतलब टोटल जो मार्क्स है डी का वो कितना है 322 है। तो यही पूछ रहा था ना कि टोटल मार्क्स डी ने कितना ऑब्टेन किया है बोथ सेक्शन में, तो 322 विल बी द आंसर।
तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम पे बेस है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, एक्स एंड वाई आर टू इंटीजर, एक्स वाई दो इंटीजर है। देन कह रहा है इज एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स वाई से बड़ा होगा। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट दिया गया है, तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसको आंसर करेगा, ठीक है। तो पहला मतलब स्टेटमेंट क्या दिया गया है मेरा, फर्स्ट स्टेटमेंट को लिख लेते हैं भाई, एक्स माइनस वाई का पावर ए जो है ये ग्रेटर देन है एक्स माइनस वाई का पावर बी। वहां पे ए बी क्या है भाई, कह रहा है टू नेचुरल नंबर है और ए ग्रेटर देन बी है। तो ए ग्रेटर देन बी है और ए बी क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो इसमें अगर इस कंडीशन को देखते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो थोड़ा आप दिमाग लगाओ इसमें। यहाँ पे जो क्या है हम लोग, तो गाइस देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट जो है x माइनस वाई का वैल्यू मान लेते हैं, क्या है कुछ मान लो -2, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा x लेस देन y, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन मान लेते हैं। तो इस केस में देखो मेरा a का वैल्यू मान लो कोई नेचुरल नंबर है 4 ले लो और b का वैल्यू 2 ले लो। तो देखो a ग्रेटर देन b है और a b दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा भाई, यानी -2 का पावर 4 ग्रेटर देन -2 का पावर 2, यानी ये तो सही कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये किस केस के लिए भाई, जब मेरा क्या है x लेस देन वाई है, ठीक है। अब जो है हमको तो कह रहा है क्या, जब x ग्रेटर देन वाई होगा कि नहीं, इस केस के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इससे तो हम लोग ये नहीं बता सकते ना, वी कैन डिटरमाइन कि x ग्रेटर देन वाई, ठीक है। इससे तो हम लोग ये नहीं बता सकते ना, वी कैन डिटरमाइन कि ऑफ x ग्रेटर देन y, इस केस के लिए तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे केस को लेते हैं। दूसरा केस में क्या है मेरा, ध्यान से देखो। दूसरा केस में x का पावर p ग्रेटर देन y का पावर q, जहां p एंड q आर टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, q लेस देन p, ठीक है। तो दूसरा केस में मेरा x का पावर p जो है ये क्या है भाई, ये जो है ग्रेटर देन y का पावर q है, ठीक है। जहां पे p और q क्या है, कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर, और उसमें कौन बड़ा है भाई मेरा, p बड़ा है q से। मतलब कहने का अगर p 4 है तो q 2 होगा, p 6 है तो q क्या होगा, 4 होगा। कंजिक्यूटिव इंटीजर है और p ग्रेटर देन q है, ठीक है। तो इस केस में देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो x का जो है -1 है मान लो, ठीक है। और y -2 है। तो इस केस में मेरा क्या हो गया, x ग्रेटर देन y है ना। तो देखते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो -1 का पावर कितना है, चलो एक पहला केस मान लेते हैं, ये है p4 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, q कितना है आपका, q जो है ये 2 हो जाएगा, सक्सेसिव कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर है ना, ठीक है। तो ये हो गया 1 ग्रेटर देन, ये तो मतलब सही नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये तो फॉल्स आ गया ना। तो मतलब क्या हुआ कि इससे भी हम लोग ये नहीं बोल पा रहे हैं कि x ग्रेटर देन y है कि नहीं, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन भी कर लोगे तब भी मुझे लग रहा है इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को भी कंबाइन, तो गाइस इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर भी लेंगे तब भी हमको मतलब ये आंसर नहीं कर पाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि x ग्रेटर देन y है कि नहीं, इसके लिए और हमको हिंट्स चाहिए और क्लू चाहिए, ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये नंबर सिस्टम में, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका पार्टनरशिप पे है, ठीक है। तो देखना मेंस में आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का इस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, भरत एंड एकता स्टार्टेड एन बिजनेस टुगेदर, भरत इन्वेस्टेड इन फॉर 11 मंथ्स एंड एकता इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ्स। मतलब देखो दो लोग है, भरत और एकता, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये दिया गया है कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये दिया गया कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है भाई, भरत जो है 11 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और एकता 12 महीने के लिए, ठीक है। कह रहा है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 20% इज गिवन टू भरत एज एन एक्टिव पार्टनर। अब मान लो टोटल प्रॉफिट मान लो 100x है, ठीक है। ये मान लो टोटल प्रॉफिट है आपका, इसमें से जो है 20% मतलब कितना हो गया इसका 20%, कितना हो गया 20x जो है ये भरत को दिया जाता है। क्योंकि भरत क्या है मेरा भाई, एक्टिव पार्टनर है। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पार्टनरशिप में बता रहा हूँ, एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर कौन होता है, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, ठीक है। तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो इसमें 20x भरत को पहले ही मिल जाता है, तो अब कितना बच गया 80x। अब ये 80x किस में डिवाइड होगा, भरत और एकता में। किस रेशियो में डिवाइड होगा भाई, जितना उसका इन्वेस्टमेंट है और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है उस रेशियो में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो क्या कह रहा है भाई, एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन भरत एंड एकता अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हमको पता ही है। एट लास्ट प्रॉफिट शेयर ऑफ भरत एंड एकता इज इक्वल,
तो गाइस देखो इसमें क्या कह रहा है, जो लास्ट प्रॉफिट शेयर है भरत एकता का इक्वल है, तो थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओ। 20x भरत को पहले ही मिल गया है, ठीक है। 80x में इतना मिलेगा कि दोनों का इक्वल इक्वल कह रहा है, तो मतलब क्या हुआ, भरत का प्रॉफिट 50x है और एकता का भी 50x होना चाहिए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है जो फाइनल में एंड में है। तो देखो 20x तो भरत को पहले ही मिल गया है, मतलब अब उसको कितना मिलेगा भाई, 30x मिलेगा ना, जो बचा हुआ 80x है, और एकता को कितना मिलेगा 50x। ठीक है, ये 80x जो बचा हुआ है उसको इस रेशियो में मिलेगा, यानी 3:5 के रेशियो में मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब मुझे क्या दिया गया है भाई, कि भरत का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितना है भाई, 6000 है, ठीक है। तो एकता का इन्वेस्टमेंट निकालना है वाई मान लो। प्रॉफिट का रेशियो अब कितना हो गया भाई, ये 3:5 है, 3:5 है ना। तो अब देखो, यूज करो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट भरत और एकता का क्या हो जाएगा भाई, रेशियो जो है ये कितना है, ये 3:5 है। ये क्या हो जाता है, जितना भरत इन्वेस्ट किया, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और जितना एकता ने इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो हमको वाई निकालना है, तो यहाँ से फटाफट कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा मेरा भाई, 2500 गुना 11/3, यही होगा ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये जो है y का वैल्यू आपको आ जाएगा 9166.67, मतलब एकता का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 9166 है, मतलब ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नन ऑफ द जीस, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा। देखो मेंस में अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का ऐसा लेवल रहता है, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका बार ग्राफ पे बेस है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। कह रहा है बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ फैंस प्रोड्यूस इन 100। ये बार ग्राफ दिया गया है, नंबर ऑफ फैन कितना प्रोड्यूस होता है 100 में, इनटू 100 टाइम्स करके दिया गया है, ठीक है। बाई ए मैन्युफैक्चरर इन द पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में कितना पंखा प्रोड्यूस होता है वो दिया गया है, और इनटू 100, मतलब अगर 15 है तो 15 गुना 100 हो जाएगा, इस तरह आप कैलकुलेट करना। अब कह रहा है शॉपकीपर हैज डिसाइडेड वेदर टू टेस्ट और नॉट ऑल द यूनिट्स। अब कहता है शॉपकीपर डिसाइड करता है कि जो पंखा है उसको टेस्ट किया जाए या नहीं, ठीक है। बिफोर सेंडिंग देम टू कस्टमर, बिफोर कस्टमर को बेचने के पहले, ठीक है। इफ ही हैज डिसाइडेड टू टेस्ट ही हैज टू ऑप्शन, अगर वो टेस्ट करने की मतलब सोचता है, मतलब पंखा को जांच करना चाहता है कस्टमर को भेजने के पहले, तो उसके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और 2। तो ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है भाई, अच्छे से देखते हैं। इसमें कह रहा है इट कॉस्ट ₹2.50 पर यूनिट एज टेस्टिंग कॉस्ट, दो मतलब ₹2.50 पर यूनिट उसको टेस्टिंग कॉस्ट लगता है, बट दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग अलाउज 30% ऑफ डिफेक्टिव फैंस टू पास टू द कस्टमर। मतलब ऑप्शन 1 में क्या है, उसको ₹2.50 पर यूनिट के हिसाब से टेस्टिंग कॉस्ट लगता है, लेकिन इस केस में जो है 30% डिफेक्टिव फैन जो है, मतलब खराब पंखा कस्टमर को चला जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, इट कॉस्ट ₹4 पर यूनिट एज टेस्टिंग कॉस्ट, इसमें थोड़ा ज्यादा कॉस्टिंग लग रहा है, लेकिन इट फाइन 90% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, ये 90% जो खराब पंखा है उसको पहले ही पहचान कर लेता है, ठीक है। तो और क्या कह रहा है, ऑल डिफेक्टिव यूनिट आइडेंटिफाई एट द कस्टमर एंड विल कॉज ए पेनल्टी ऑफ ₹60 पर यूनिट्स, मतलब अगर कस्टमर के पास पता चला कि खराब पंखा है, यूनिट है, तो वो पेनल्टी लगेगा शॉपकीपर पे, कितना भाई, 60 पर यूनिट का, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से, विच आर टू बी पेड बाय शॉपकीपर, जो शॉपकीपर को देना पड़ेगा अपने जेब से। कह रहा है डिफेक्टिव यूनिट फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग आर रिपेयर्ड एट ₹20 पर यूनिट, मतलब जो खराब पंखा टेस्टिंग के दौरान पाया गया उसको रिपेयर करने का कॉस्ट कितना है, ₹20 पर यूनिट। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ मंथ मुझे पता है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। तो कितना फैन मतलब प्रोड्यूस हुआ इस मंथ में, इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फैंस प्रोड्यूस तो पता चल जाएगा ना। तो जनवरी को देखो, जनवरी में कितना भाई, 16 17 18, मतलब कितना 1800 फैन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हंड्रेड्स में है। फरवरी में कितना होता है भाई, 1600 होता है। मार्च में कितना है भाई, मार्च में आपको 2400 होता है, ठीक है। अप्रैल में कितना होता है भाई, 2000 होता है, ठीक है। तो ये 100 में है, इसीलिए ध्यान से रखना। तो अब मुझे पता चल गया कितना फैंस प्रोड्यूस हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। अब जो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको यूज करके इस पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। इसमें कह रहा है शॉपकीपर यूजेज ऑप्शन 1 टेस्टिंग इन मार्च मंथ एंड इनकर्स रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ 5600। अब ऑप्शन 1 में क्या है भाई, ऑप्शन 1 में जो है कितना रुपया लगता है, ₹2.50 लगता है पर यूनिट को टेस्ट करने में, ठीक है, इतना रुपीज पर यूनिट लग रहा है, ठीक है। और इससे जो क्या पता चलता है, 30% डिफेक्टिव जो है कस्टमर को पास कर दिया जाता है, ठीक है। और मुझे क्या दिया गया है, डिफेक्टिव यूनिट्स फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग आर रिपेयर्ड। अब जो टेस्टिंग के दौरान डिफेक्टिव यूनिट है उसको कितना खर्च आता है भाई, ₹20 पर यूनिट, ठीक है।
तो गाइज देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, रिपेयरिंग कॉस्ट इसको 5600 लग रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस तो पता चल जाएगा ना। नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस जो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस जो टेस्टिंग के दौरान कितना होगा मार्च महीने में भाई। देखो कॉस्ट है उसका 5600 रुपया, ठीक है, और डिफेक्टिव जो है टेस्ट के दौरान अगर पाया जाता है उसको कितना लगता है खर्चा, ₹20 पर यूनिट है, तो ये 20 से डिवाइड कर देंगे तो इतना यूनिट हो जाएगा ना, यानी 280 यूनिट है जो मतलब टेस्टिंग के दौरान डिफेक्टिव पाया गया। अब अगर वो ऑप्शन 1 यूज करेगा तो इसमें क्या कह रहा है, 30% डिफेक्टिव जो कस्टमर को पास किया जाता है, ठीक है, मतलब मेरा ये जो है, तो गाइस टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस कितना हो जाएगा मार्च में, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये तो डिफेक्टिव फैन है जो टेस्टिंग के दौरान मतलब पता चला है, ठीक है, तो टोटल डिफेक्टिव फैन कितना हो जाएगा, 280/70 इंटू 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो ये कैसे हो जाएगा भाई, देखो ये 400 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30% जो है डिफेक्टिव फैन कस्टमर को पास किया जाता है, यानी 70% रखा जाता है डिफेक्टिव फैन टेस्टिंग के दौरान, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा 400। अब इस 400 का 70% क्या होगा, मतलब वो टेस्टिंग में जाएगा। तो ये समझ गए ना आप, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस मार्च में पता चल गया कितना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस जो मार्च में है वो कितना परसेंट है टोटल मैन्युफैक्चर्ड इन दैट मंथ। तो ऊपर जाओ, मार्च में टोटल 2400 फैंस प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये कह रहा है 400 कितना होगा 2400% का, तो 400/2400 गुना 100 हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 50/3, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 16/2/3% हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो गाइस आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, मजेदार क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है फॉर फरवरी मंथ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब टेस्टिंग में, रिपेयरिंग में और पेनल्टी मिला के जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो हमको निकालना है, इनकर्ड बाय द शॉपकीपर फॉर बोथ ऑप्शन, अगर वो दोनों ऑप्शन यूज करे, ऑप्शन 1 और 2, इफ 150 यूनिट्स आर डिफेक्टिव इन दैट मंथ, ठीक है। तो फरवरी में मेरा भाई सबसे पहले ये देखेंगे कि टोटल फैंस कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो फरवरी में देखो 1600 है ना, टोटल फैन कितना प्रोड्यूस हुआ है 1600। तो इसमें देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये थोड़ा मतलब ट्रिकी है। इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको कितना होगा भाई, सोचो सोचो आप, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा अगर वो ऑप्शन 1 यूज करो। तो ऑप्शन 1 में क्या है, देखो ईच कॉस्ट 2.50 पर यूनिट टेस्टिंग कॉस्ट है, और मेथड 30% ऑफ डिफेक्टिव जो फैन है कस्टमर को पास होता है, तो ये ध्यान में रखते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो, यहाँ 1600 फैन है और ईच जो है इसका फैन का है, कितना उसको टेस्टिंग का कॉस्ट लगेगा 2.5, यही लग रहा है ना, ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 150 जो आइटम है ये क्या है डिफेक्टिव है, तो ये तो उसी के पास रहेगा ना, शॉपकीपर के पास उसका कितना रहता है 70%, 30% तो कस्टमर को पास हो जाता है, ठीक है। और ईच यूनिट जो उसके पास रहता है उसका कॉस्ट उसको रिपेयर में कितना पड़ता है, ₹20 पर यूनिट, तो इसको इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। और क्या भाई, अगर जो है वो उसका 150 कस्टमर को पास होता है तो उस पे फिर क्या होता है भाई, वो 30% है जो कस्टमर को पास होता है डिफेक्टिव, ठीक है। अगर उसको पेनल्टी फिर कितना लग जाएगा भाई, अगर कस्टमर के पास पाया गया कि वो खराब है तो ₹60 पर यूनिट के हिसाब से लगेगा, तो उसको भी ले लेंगे। तो देखो ये जो है उसका क्या है, ये टेस्टिंग कॉस्ट है, ये क्या है भाई उसका रिपेयरिंग कॉस्ट है, और ये क्या है पेनल्टी है अगर कस्टमर के पास वो पहुंच गया और डिफेक्टिव पाया गया, तो ठीक है। तो ये आप कर लोगे कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा आपको ₹8800, ठीक है। ये ऑप्शन 1 के हिसाब से उसको पड़ा है, ठीक है। अब ऑप्शन 2 के हिसाब से उसको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा वो देखते हैं। अब ऑप्शन 2 के हिसाब से जो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा उसको देख लेते हैं भाई। तो ऑप्शन 2 को पढ़ो एक बार, इसमें जो है इट कॉस्ट ₹4 पर यूनिट है, उसमें टेस्टिंग का ₹4 पर यूनिट लग रहा है, और इसमें 90% डिफेक्टिव मतलब पहले ही पकड़ लिया जाता है, 10% कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन 2 में एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा आपको, देखो 1600 यूनिट है, उसका टेस्टिंग का कितना लग रहा है ₹4 पर यूनिट है, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। और जो है इसमें 150 जो यूनिट है, ये अगर मतलब कस्टमर को अगर जाएगा तो वो कितना रहता है 90/100 है, यही है ना, कह रहा है 90% डिफेक्टिव पहले ही पकड़ लेता है, तो उसको कॉस्ट कितना लगता है रिपेयर का 20। अगर उसमें अगर 10% मान लो अगर जो है कस्टमर को जाता है तो पेनल्टी भरना पड़ेगा, कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा भाई, ₹60। तो समझ रहे हो, ये है आपका क्या रिपेयर कॉस्ट, ये है क्या आपका जो मतलब आपका आता है ना तो गाइज ये क्या है आपका टेस्टिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये टेस्टिंग में इतना लगता है, ये किस चीज का है भाई, ये रिपेयरिंग कॉस्ट है, ठीक है। और ये क्या है पेनल्टी, ये क्या है पेनल्टी, मतलब कस्टमर के पास अगर खराब पंखा चला गया तो वो पेनल्टी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको ₹10,000, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई,
डिफरेंस जो है ये कितना हो जाएगा, 1200 का हो जाएगा ना। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो मजेदार क्वेश्चन था ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ ऑल डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ जनवरी टू अप्रैल मंथ। इफ इन जनवरी ही यूजेज ऑप्शन 1 फॉर टेस्टिंग एंड इन अप्रैल ऑप्शन 2 एज टेस्टिंग, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ अप्रैल इज 5300 मोर देन दैट ऑफ जनवरी, वेयर एज पेनल्टी फॉर जनवरी इज ₹900 मोर देन दैट ऑफ अप्रैल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। इसमें जो है मुझे क्या चाहिए भाई, रेशियो। लेट नंबर ऑफ, मान लेते हैं रेशियो पूछ रहा है ना डिफेक्टिव यूनिट का जनवरी टू अप्रैल, तो मान लेते हैं लेट रेशियो जो है डिफेक्टिव पंखा जो है उसका रेशियो, डिफेक्टिव पंखा जो है खराब पंखा, उसका रेशियो जनवरी से अप्रैल में मान लेते हैं कुछ, जनवरी से अप्रैल में क्या रेशियो है, मान लेते हैं x/y है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो डिफेक्टिव है भाई, अप्रैल में जो डिफेक्टिव है कितना है, y है। अब y है तो इसका मतलब कितना है, अगर ऑप्शन 2 से चेक किया जाए तो उसमें 90% क्या होता है, पकड़ लिया जाता है। अगर वो 90% पकड़ लिया जाता है तो उसको रिपेयर करने में कितना लगता है भाई, 20 रुपया, ठीक है। और जनवरी में कितना है डिफेक्टिव भाई, एक्स है। और अगर एक्स को क्या होता है, एक्स जो ऑप्शन 1 के हिसाब से चलेगा तो उसको कितना होता है, मतलब शॉपकीपर के पास 70% रह जाता है ना, ठीक है। और उसको रिपेयर करने में उसको कितना लगता है भाई, 20 रुपीज लगता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना दिया गया है, देखो 5300 है, ये 5300 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन आएगा, आपको इक्वेशन आएगा वो लिख लेना, 18y माइनस 14x जो है ये 5300 आएगा। आप इसको सॉल्व करना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको, ये मान लो इक्वेशन 1 है। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन में क्या है, ये कह रहा है कि जो पेनल्टी लगा है जनवरी में, ठीक है, वो 900 ज्यादा है अप्रैल से। तो भाई अप्रैल में कितना पेनल्टी लगेगा और जनवरी में कितना होगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो जनवरी में एक्स है, अगर इतना वो है तो इसमें देखो 30 जो रहेगा, अगर वो कस्टमर को डिफेक्टिव भेजेगा उसी पे पेनल्टी लगेगा ना। और वो 30 का जो है रिपेयर, उसको कितना पेनल्टी पड़ेगा, 60 रुपीज, यही है ना। और अगर वाई मान लो वो कस्टमर को पास कर देता है तो वो कितना था, उसका 10% था जो कस्टमर को पास करता है। अब उस पर पेनल्टी उसको कितना लगता है, 60 रुपीज। तो ये डिफरेंस 900 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 18x माइनस 6y इजकल टू 900। आप सॉल्व करना इतना ही आएगा, ठीक है। मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट सीखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 2 को आप सॉल्व करोगे तो x और y का कितना वैल्यू आ जाएगा भाई, आप सॉल्व करना और देखना आपका x का वैल्यू 200 आएगा और y का वैल्यू जो है 450 आएगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, यही रेशियो पूछ रहा है ना, x बाई वाई क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भाई 200/450। तो ये कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा ना। तो मतलब क्या रेशियो हो जाएगा मेरा, 4:9, डी विल बी द आंसर। तो गाइज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप मुझे बनाना, बता के बनाना, ठीक है। तो आंसर मुझे इसके बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो मेक श्योर जो आपका डाटा दिया गया है ऊपर में उसको यूज करके बनाना, ठीक है। तो ग्राफ में देख लेना कि मेरा किस मंथ में कितना फैन प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद जो ये ऑप्शन 1 और 2 है, जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा उसको भी देख लेना, ठीक है। तो मुझे सब इस क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। अगर आपको मैंने जो समझाया समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज वाज 50 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट कॉलेज। तो एक कॉलेज है आपका, ठीक है। तो उसमें मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, उसमें मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ बॉयज जो है उससे 50 ज्यादा है, ठीक है, एक्स प्लस 50 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंटली ये फ्यू नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, मतलब और गर्ल्स ज्वाइन कर लिए। तो मान लो वाई गर्ल्स और ज्वाइन कर लेती है। अब जो रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल का है 2:5 हो जाता है, ठीक है। यानी अब मेरा टोटल गर्ल कितना हो गई, एक्स प्लस वाई होगी, और बॉय तो एक्स प्लस 50 ही है, ठीक है। तो ये ध्यान देखना, बॉय इज टू गर्ल का रेशियो अब कितना हो जाता है, x+50/x+y कितना हो जाता है मेरा भाई, ये क्वेश्चन में कह रहा है 2:5, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई का इक्वेशन हम लोग इक्वेट कर लेंगे। अब कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन कॉलेज रिसेंटली। तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स जो ज्वाइन की है, वाई का हमको वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स आर पॉजिटिव इंटीजर, बॉय और गर्ल क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2x+2y, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2y को क्या लिख सकते हैं, 2y जो है इसको लिख सकते हैं ना, 3x+250 लिख सकते हैं।
मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x/2 प्लस कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितना कॉलेज ज्वाइन की है, तो इसको मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, x का वैल्यू 2 होना चाहिए कम से कम। अगर 1 रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और कह रहा है मेरा क्या है, गर्ल और बॉय पॉजिटिव इंटीजर है, तो यही रह सकते हैं ना x का 2, तो यानी x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉलेज में जो गर्ल्स ज्वाइन की है वो कितना है 128। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। होपफुली अगर आपने मेंस का जो आज मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप भी बना लोगे। ठीक है, इसमें कोई उतना ज्यादा चैलेंज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा। ठीक है, तो गाइज ये था आपको एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो क्या आपको ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगा, ऐसा लगा कि आप इसमें बिल्कुल नहीं बना सकते हो, हर क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी लगी होगी तो ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है। ठीक है, तो रियल जो एग्जाम लेवल होता है यही होता है। आजकल जो मॉक्स में लेंदी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, उस तरह के रियल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, कम्प्लेक्स भी नहीं होता है और लेंदी भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्या करना होता है, आपको कॉमन सेंस लगाना होता है, डाटा को घुमा फिरा के दिया रहता है डराने के लिए। लेकिन जिस बच्चे का कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा उसको क्या डरना चाहिए, एसबीआई पीओ मेंस का लेवल एक्चुअली में उतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग बोलते हैं, या कोचिंग वाले या कोई भी टीचर बोलते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का लेवल एक्चुअली में बनने वाला है। ठीक है, और मैं कहूंगा मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन तो 100% बनेंगे, अगर आप नन मैथ बैकग्राउंड के हो तब भी। बस क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन को सेलेक्टिव होके सॉल्व करना पड़ेगा। हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है भाई, हमको बस सेलेक्टिव होके, मतलब 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका जो प्रीलिम्स मेंस जो आपका एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप इंटरव्यू में जगह बना लोगे। ठीक है, और आपका मेंस में अगर अच्छा मार्क्स रहेगा तो इंटरव्यू में एवरेज भी करोगे तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल रहेगा। ठीक है, तो आपका जो मेंस में सिलेक्शन रहेगा वो फाइनल रहेगा। तो मेक श्योर ये जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, अप्रोच बताता हूँ कि मेंस के क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाओ, इस अप्रोच से आप सीखो। ठीक है, तो आपको जो मेंस लेवल है वो एक्चुअल में इजी लगेगा, और मेरे पढ़ाने का मकसद यही है कि मेंस लेवल जो एसबीआई पीओ का मैथ है उसको बताना कि वो बेसिकली क्या है, कॉमन सेंस है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं है जितना सोचते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सारे अरिथमेटिक टॉपिक के वन, गाइज मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपने मेरे चैनल पे जो कॉन्सेप्ट देखे होंगे, अगर वो वीडियो देखा होगा तो मेंस का क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो मेक श्योर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है, सारे अरिथमेटिक टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, उसको देखो, और उस पर मैंने लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है। तो पहले उसको देख लो, बिना कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ने का मतलब है आगे बढ़ते ही आप गिर जाओगे। और मेन्स की तो छोड़ो, आपको जो है प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगे। तो जितने भी मेरे अरिथमेटिक टॉपिक है सारे के 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख लेना। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको मजा आएगा मेंस लेवल का। आज जो है मेंस लेवल आपको मजा आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। ठीक है, तो गाइज आप बताना आप मुझे कि एसबीआई पीओ मेंस का लेवल आपको कैसा लगा, क्या ये इतना हार्ड था। नन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे खासकर मुझे बताना कि आपको इतना डर लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आप बोल रहे होगे मुझे तो थोड़ा ईजी लेवल लगा, तो यही आपको रियल एग्जाम जो है एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में भी मैथ में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड लेवल नहीं रहेगा। अगर कोई बोल रहा है कि इससे ज्यादा हार्ड लेवल रहेगा एसपीआई पे 2026 में, इसमें तो बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई। और अब तो सीट भी 1500 हो गई है। ठीक है, तो इस बार का लेवल थोड़ा मतलब मॉडरेट टू हाई रहेगा, और ये इस तरह के जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ यही लेवल रहेगा। ठीक है, तो गाइज होपफुली आज की वीडियो देखने के बाद आपको एसबीआई पीओ 2026 मेंस के लिए कॉन्फिडेंस आया होगा। इसके अलावा आईपीएस पीओ 2026 मेंस के लिए भी कॉन्फिडेंस आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, क्या आप दमदार फील कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना। और इस तरह की अगर और भी वीडियो आएगी, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हो, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी मेंस लेवल की बहुत सारी वीडियो आएंगी। ठीक है, तो हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम के पहले बहुत कॉन्फिडेंस रहेंगे, किसी तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो गाइज, आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया एसबीआई पीओ मेंस लेवल का मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारी वीडियो आएगी, तो मेक श्योर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो इस बार क्वांट में प्री मेंस में अच्छा स्कोर करना ही करना है। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।